नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 191। राजेश कपूर के अंदर आने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या चल रहा है? दूसरी आंटी पहले बोली। राजेश कपूर, जाओ और अपने भाई रूही को मनाओ, उसे परेशानी हो रही है। उसने ये देखा और मेज को सीधा करने के लिए आगे बढ़ा। दूसरे चाचा, गुस्सा मत होइए। भाई रूही, इतना गुस्सा मत हो, बैठो और इस बारे में बात करते हैं। राजेश कपूर दूसरे चाचा को सांत्वना देने आए। बैठ जाए। इधर दूसरी बुआ और शुभम कपूर व प्रणव कपूर मेज पर दबे हुए थे। जैसे ही दूसरी चाची कुछ कहने वाली थी, राजेश कपूर मुस्कुराते हुए बोले, दूसरी चाची, कृपया पहले बाहर जाएं। हम पुरुष यहाँ का काम संभाल लेंगे। मेरी दूसरी चाची बोल नहीं सकती और उनका गुस्सा भड़कना स्वाभाविक है। शायद तब तक फिर से शोर शुरू हो जाएगा। दूसरी चाची एक क्षण के लिए हिचकिचाई और शुभम कपूर ने खड़े होकर उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दूसरी चाची, जाओ झाड़ू ले आओ। दूसरी चाची ने आखिरकार आह भरी और कहा, छोड़ दो इसे, मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। दूसरी चाची के जाने के बाद शुभम कपूर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। राजेश कपूर ने शांति से कहा, हम सब एक परिवार हैं, इसलिए अगर कुछ कहना हो तो खुलकर बोलो। दूसरे चाचा और भाई रूही के बीच के मामले की मुझे सामान्य समझ है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ, अंकल एर, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? ईशान कपूर यह कहना नहीं चाहते, लेकिन युवा पीढ़ी में राजेश कपूर सबसे ज़्यादा आशाजनक हैं। इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि उसके पिता और पुत्र दुश्मन बन जाएं। दूसरों के बेटे पुत्रवत और सफल होते हैं, इस वजह से उसे बुरा लगता है। ईशान कपूर ने ठंडी सांस ली। उसने वर्षों में कुछ धन कमाया और अचानक उसे पता ही नहीं चला कि वह कौन है। अब तुम मुझे पसंद नहीं करते और अब तुम मेरी बातें भी पसंद नहीं करते। देखो, मैंने अभी एक शब्द भी नहीं कहा और तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे तीसरे चाचा ने बस कुछ शब्द कहे और फिर उनकी गर्दन उनके गले में फंस गई। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मेज पलट दी। प्रवीण कपूर ने आह भरी। हमने कुछ नहीं कहा और उन्हें अच्छे से रहने दिया। ये सच है, हम अब बच्चे नहीं रहे। चीज़ों को इतना अजीब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता पिता चाहे कुछ भी कहें, बच्चों को द्वेष रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्य बात सच बोलना है। ये ठीक है। देवेंद्र कपूर ने आह भरते हुए कहा, आप सभी का स्वभाव खराब है, आपको इसे बदलने की जरूरत है। शुभम कपूर ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ प्रणव कपूर की ओर देखा। राजेश कपूर ने प्रणव कपूर की ओर देखा और कहा, भाई रूही, भाई यू को एक तरफ रख दीजिए, आप हमारे कपूर परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपके छोटे भाई बहन होने के नाते हम हमेशा आपका सम्मान करते हैं। यद्यपि लिन भाइयों के साथ बहुत कुछ घटित हुआ, परंतु ऊपरी तौर पर वे सब ठीक थे। हम हर त्योहार पर एक साथ मिलते हैं। इतने वर्षों के बाद भी भाईचारा अभी भी कायम है। युवा पीढ़ी एक साथ खेल तो सकती है, लेकिन उनके बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होते। ये तभी संभव हुआ जब राजेश और लाम का चुन ने मिलकर एक स्टोर खोला। भाइयों प्रवीण कपूर और देवेंद्र कपूर के बीच संबंध काफ़ी घनिष्ठ हो गए हैं। राजेश और लाम का चुन के बीच संबंध बेहतर हो गए हैं। राजेश कपूर ने अपने पास रखे चाय के कप से खेलते हुए शांति से पूछा, भाई रूही, आपके छोटे भाई के रूप में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कहना चाहता और कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें मैं शामिल नहीं होना चाहता। हर किसी का अपना परिवार और करियर होता है और वे अब बच्चे नहीं रहे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, आप उन्हें खुद समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने इसका उल्लेख किया है, इसलिए मेरे लिए इस पर आंखें मूंद लेना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। इनमें से कुछ बातें सुनने में शायद अच्छी न लगें और अगर आप उन्हें नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं।
मैंने जो कर सका किया। मुझे इसकी परवाह नहीं कि इसके बाद तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। मैं, राजेश कपूर, आपसे खाने की भीख नहीं मांग रहा हूँ। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी है। तो आपका रवैया मेरे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। उपस्थित लोगों के भाव सूक्ष्म थे। प्रणव कपूर ने अपने होंठ भींच लिए, अपनी दोनों बाहें क्रॉस कर लीं और उदास देख रहे थे। राजेश कपूर को वास्तव में इन चीज़ों की परवाह नहीं है, लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगा तो यह अस्वीकार्य होगा। राजेश कपूर ने कप नीचे रखा और प्रणव कपूर से पूछा, भाई रूई, हम भाइयों में आप काबिल हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन आप चाहे कितने भी योग्य क्यों न हो, यदि आप अपने आसपास देखें तो ऐसे कई लोग हैं जो आपसे अधिक योग्य और सक्षम हैं। भाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो शायद तुम्हें पसंद न आए। भाई सालाना लाखों कमाता है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे घमंड है? इस साल उन्होंने कई बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जिनसे उन्हें कम से कम 1 या 2 मिलियन की कमाई हुई। क्या आपको लगता है कि उन्होंने काफ़ी शेखी बघारी है? ऐसा पहले भी नहीं हुआ था और अब भी नहीं होगा। राजेश कपूर ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं आपके सामने दिखावा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको सच बता रहा हूँ। मेरे पास वर्तमान में लगभग 100 मिलियन नकद हैं, लेकिन ये कोई परिसंपत्ति भी नहीं है। मैंने तो उन संपत्तियों की गिनती भी नहीं की। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। प्रणव कपूर के चेहरे का अहंकार भी काफी हद तक गायब हो गया। राजेश कपूर ने आगे कहा, अगर आप दिखावे के लिए पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो भाइयों और मैं विनम्र नहीं रहेंगे। और जुनगे, मुझे लगता है कि उसके पास अभी 1 या 2 मिलियन जमा हैं। हम एक और शाखा खोलने की योजना बना रहे हैं और हमारा मानना है कि व्यापार में सुधार जारी रहेगा। तब तक मुझे लगता है कि जुनगे का पैसा इससे भी अधिक हो जाएगा। प्रवीण कपूर अपनी हंसी रोक नहीं सके। मेरे बेटे ने पहले ही बताया था कि वह एक शाखा खोलना चाहता है। सबसे बड़े शेयरधारक होने के नाते राजेश कपूर को हमेशा उनकी मंजूरी की जरूरत होती है। राजेश कपूर ने शांति से पूछा, तब तक तो आप उनसे भी अमीर हो जाएंगे। प्रणव कपूर ने हंसते हुए कहा, जतिन कपूर अमीर है, लेकिन उसकी देखभाल तो आप ही कर रहे हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, हाँ, क्यों ना हम तुम्हें ढूंढें। प्रणव कपूर का चेहरा काला पड़ गया। राजेश कपूर ने शांत भाव से कहा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो कलह तो होगी ही। यदि सामंजस्य नहीं होगा तो हम पैसा कैसे कमा सकेंगे। राजेश कपूर ने शांतिदूत की भूमिका निभाई और प्रणव कपूर से खूब बातचीत की तथा उन्हें काफ़ी सलाह दी। मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो मैं कह सकता था। अब हम सब वयस्क हैं और हमें कुछ चीज़ों के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। राजेश कपूर खड़े हुए और बोले, मैं शौचालय जा रहा हूँ। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरी दूसरी चाची दरवाजे पर खड़ी थीं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। ये कैसा चल रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे जो कुछ कहना था वह मैंने कह दिया है। दूसरी आंटी के चेहरे पर अभी भी उदासी थी, लेकिन उन्होंने कहा, धन्यवाद। राजेश कपूर मुस्कुराए। दूसरी चाची बहुत दूर रहती हैं। बच्चा बड़ा हो गया है और उसके अपने विचार हैं। जब वह किसी मुश्किल में फंसेगा तो उसे पता होगा कि कैसे पीछे मुड़ना है। मुस्कुराते हुए वह मीरा शर्मा के पास गए और पूछा, क्या पिताजी जीत गए? नीलिमा मुस्कुराए और बोली, अंकल कमाल के हैं। विजय शर्मा ने आखिरी कार्ड दिखाया और कई लोगों ने आवाज लगाए, हम फिर हार गए। विजय शर्मा ने सारी जीत की रकम लौटाते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं अपने से छोटे किसी व्यक्ति से पैसे कैसे ले सकता हूँ? श्रेया कपूर ने उसे दूर रख दिया और बोली, अंकल, तब मैं विनम्र नहीं रहूंगी। ये देखकर नीलिमा ने भी उसे हटा दिया। विजय शर्मा खड़े हुए और बोले, तुम लोग मौज करो, मैं शौचालय जा रहा हूँ। जतिन कपूर धड़ाम से आए, तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जा रहे हो? क्या तुम यहाँ ताश खेल रहे हो? नीलिमा मुस्कुराई और बोली, आपके बिना हमारा मार्गदर्शक, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाना है। मुझे इस बारे में सोचना होगा। बाहर बहुत धूप है, इसलिए बाहर जाना उबाऊ है। कुछ देर रुकने के बाद जतिन कपूर बोले, हम वाटर पार्क चलें तो कैसा रहेगा? हम वहाँ सर्फिंग कर सकते हैं, तुम्हारा क्या विचार है?
नीलिमा ने सबसे पहले आपत्ति जताई, मैं नहीं जा रही हूँ। मेरे पास तो स्विमसूट भी तैयार नहीं है। श्रेया कपूर भी नहीं मान सकी, ये बोरिंग है। जतिन कपूर भी इस बारे में नहीं सोच सके। बाहर बहुत गर्मी है, क्यों न हम रेस्तरां में जाकर कुछ और खाना खा लें। नीलिमा ने पूछा, क्या आप मुझे पैसे देना चाहते हैं? 50% छूट कैसी रहेगी? नीलिमा हंसी, तुम्हें पैसे का चस्का लग गया है। बिल्कुल, मैं पैसा कमाने के अलावा कुछ और करने के बारे में नहीं सोचता। कहीं जाने की जगह नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ महाजोंग नहीं खेल सकता। बस दुकान पर जाओ, खाओ और खेलो। जब वे बात कर रहे थे तभी सामने वाले बॉक्स का दरवाजा खुल गया और ईशान कपूर और उनके बेटे को छोड़कर बाकी सभी चुप हो गए। बाकी सब हंस रहे थे। क्या तुम लोगों ने तय कर लिया है कि कहाँ जाना है? चलो दुकान पर चलते हैं और कुछ बातें करते हैं। जतिन कपूर ने प्रणव कपूर को गले लगाया और कहा, भाई रूई, साथ आओ। प्रणव कपूर ने कोई आपत्ति नहीं की और सहमति जता दी। समूह स्टॉप पर आया और उनका खुश मिजाज सामान्य हो गया। राजेश कपूर, जतिन कपूर और अरमान ने अलग अलग बैठकर शाखा खोलने पर चर्चा की। लंबी छुट्टियां आने वाली हैं और जतिन कपूर और अरमान इस अवसर का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। राजेश को कोई आपत्ति नहीं है। अरमान ने कहा, हमने कुछ उपयुक्त दुकानें देखी हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। क्या मैं तुम्हें कल वहां ले चलूं? राजेश कपूर ने सोचा और कहा, ठीक है। जतिन कपूर ने सिगरेट सुलगाए और कहा, अभी चलते हैं, कल नहीं। ऐसा लगता है कि जतिन कपूर को पैसों का बहुत शौक है। जतिन कपूर ने कहा, मेरी पत्नी कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली है और मैं इस मामले को सुलझाना चाहता हूँ। अरमान ने कहा, मेरी कोई राय नहीं है। राजेश के बारे में क्या? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चलो चलें। तीनों में अच्छी बनती थी और वे दुकान की देखभाल करने के लिए तैयार हो जाते थे। राजेश कपूर पहले की तरह वही एसयूवी चला रहे थे। इस कार में बैठना बहुत आरामदायक है। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं भी एक खरीदूंगा। राजेश कपूर हंसे और बोले, अब आपके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जतिन कपूर ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। क्या यह अजीब नहीं है? पैसा कमाने से पहले मैं बेतहाशा खर्च करता था और इसके बारे में कुछ नहीं सोचता था। बाद में जब मैंने कुछ पैसे कमाए तो मैं उन्हें खर्च करने से हिचकिचा रहा था और उन्हें बचाना चाहता था। अब यदि उससे कार खरीदने के लिए 10 लाख से अधिक खर्च करने को कहा जाए तो वह वास्तव में ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। वे तीनों बातें करते हुए एक दुकान पर पहुंचे। ये दुकान काफ़ी पुरानी है। मालिक से नमस्ते करके मैं देखने के लिए अंदर चला गया। ये लगभग 300 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और पहले यहाँ चाय घर हुआ करता था, लेकिन मालिक अपना व्यवसाय जारी नहीं रख सके। जतिन कपूर ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, मैंने अनमिन से इस बारे में बात की है। अगर बात नहीं बनी तो हम कोई मौजूदा दुकान ढूंढ सकते हैं जिसे थोड़े से नवीनीकरण के साथ खोला जा सके। राजेश कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, उस समय हम भाग्यशाली थे। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या तुम्हारी चाची की ब्लाइंड डेट सफल रही? अरमान ने सिर हिलाया, नहीं, वह बहुत व्यस्त रहती है और सीधी सादी है, इसलिए बहुत कम मर्द उसे पसंद करते हैं। राजेश को अरमान का अच्छा प्रभाव है और उसकी बातचीत और व्यवहार सभी अच्छे हैं, लेकिन प्रेम जैसे मामलों के बारे में निश्चित रूप से कौन कह सकता है। फिर मैंने कुछ और दुकानें देखीं। राजेश कपूर बहुत संतुष्ट नहीं थे। अरमान और जतिन कपूर ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनमें से कोई भी राजेश कपूर को पसंद नहीं था। ये क्यों न मैं अपनी चाची से पूछ लूं कि क्या कोई उपयुक्त दुकान उपलब्ध है। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, हम दुकान ढूंढने में समय लेंगे। हमें दुकान खोलने के लिए छुट्टियों तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम चीनी नववर्ष तक भी इंतज़ार कर सकते हैं। हम तीनों पेड़ों की छाया में सीढ़ियों पर बैठे थे और गर्मी बढ़ने लगी थी। जतिन कपूर खड़े हुए और पूछा, आप किस तरह का पानी पीना चाहेंगे? बर्फीली काली चाय, मिनरल वाटर। जतिन कपूर ने पानी खरीदा और तीनों ने बातें करते हुए पानी पिया। हाल ही में खुले फीनिक्स शॉपिंग मॉल की बात करें तो यह वर्तमान में मेरठ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसमें सबसे अधिक निवेश किया गया है। यहाँ कई दुकानें खुलने लगी हैं और बेशक स्वादिष्ट भोजन भी उपलब्ध है।
फीनिक्स के पीछे ग्रेड ए अस्पताल बनाने की योजना पहले ही शुरू हो चुकी है और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। वह बोल ही रहे थे कि जतिन कपूर का मोबाइल फ़ोन बज उठा। यह मेरी तीसरी चाची का फ़ोन था। शालिनी कपूर जब घर लौटी तो कुछ देर सोने के बाद उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ। लगभग 10 मिनट तक दर्द रहने के बाद मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं जांच के लिए अस्पताल गया। अब 3 अंगुलियां फैल चुकी हैं और बच्चा जल्द ही आने वाला है। इस समय तीसरी बुआ अस्पताल में थीं। उन्होंने शालिनी कपूर की मां को फ़ोन किया और अस्पताल भागीं। प्रवीण कपूर के अस्पताल में कुछ संबंध हैं और उनके लिए बिस्तर पहले से ही तैयार था। शालिनी कपूर और श्वेता दोनों ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया और इस बार उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को भी यहीं जन्म दिया। जब जतिन कपूर और अन्य लोग पहुंचे तब तक मीरा शर्मा और अन्य लोग पहले ही आ चुके थे। ये डबल वार्ड है। बगल में एक गर्भवती महिला है जो अपने परिवार के साथ आई है। इतने सारे लोगों को एक साथ आते देख वे अचंभित रह गए। अरुण कुमार और प्रिया चले गए। भाई रूई और बहन यान भी चले गए। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर के कान में फुसफुसाया। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। हर महिला के लिए प्रसव अलग अलग होता है। कुछ बच्चे 10 मिनट में पैदा हो सकते हैं, जबकि अन्य को लगभग 1 दिन लग सकता है। डॉक्टर आए और परिवार से शालिनी कपूर को चेकअप के लिए ले जाने को कहा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अल्ट्रासाउंड, भ्रूण की हृदय गति आदि। ये लोग अब जा सकते हैं। राजेश कपूर और अरमान सबसे आखिर में निकले और कुछ देर तक रुके। शालिनी कपूर का दर्द बहुत बढ़ गया था और डॉक्टर हर आधे घंटे में उनकी जांच करने आते थे। सुप्रिया बहुत घबराई हुई लग रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अरमान को उस पर कोई साया पड़ने का डर था। राजेश कपूर, हम पहले निकल रहे हैं। मैं कल अपनी मौसी को फ़ोन करके देखूंगा कि कोई ठीक ठाक दुकान है या नहीं। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। शालिनी कपूर को बच्चे को जन्म देते देख मीरा शर्मा खुद के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाईं। वे दिन कष्टदायक और मधुर थे। 4 छोटे छोटे देवदूत उसके पास आए और उसका सारा डर और संकोच दूर कर दिया। प्रिय, जब तुमने बच्चे को जन्म दिया तो कैसा लगा? मीरा शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा उस अस्पताल में चेकअप कराती रही हूँ, इसलिए जब मेरी डिलीवरी की तारीख आई तो वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत जिम्मेदार थे। सभी बच्चे बहुत प्रतिस्पर्धी थे, इसलिए मुझे उनके जन्म से पहले ज़्यादा समय तक दर्द नहीं सहना पड़ा। विहू पिल्लों में सबसे आखिरी था और उसका वज़न 3 पाउंड से भी कम था, इसलिए घर लाए जाने से पहले वह 1 सप्ताह तक इंक्यूबेटर में रहा। मीरा शर्मा को आज भी 4 खजानों का जिक्र करते हुए डर लगता है। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर और नर्स के चेहरे का रंग बदल गया और वह बहुत डर गई। कितना छोटा बच्चा, कमज़ोर होकर रो रहा है, शरीर कांप रहा है। बस एक नज़र और वह रोने लगी। वह हर दिन विहू से मिलने जाती है और नर्सों से उसकी स्थिति के बारे में जानती है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, चौथे बच्चे सहित। शरीर के कम वजन को छोड़कर सभी अंग सामान्य रूप से विकसित होते हैं। अब जब वह 1 वर्ष का हो गया है, विहू और भी अधिक शरारती और ऊर्जा से भरपूर हो गया है। राजेश कपूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पत्नी, मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। उन्होंने इस मामले के लिए राजेश कपूर को कभी दोषी नहीं ठहराया था। उस रात के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि वह गर्भवती हो जाएगी। राजेश का तो जिक्र ही नहीं। पतिदेव, भविष्य में ऐसा मत सोचना, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मीरा शर्मा गलियारे में बेंच पर राजेश कपूर के कंधे पर टिकी हुई बैठी थीं। मैं अब बहुत खुश हूँ। तुम्हारे और बच्चों के साथ मैं दुनिया की सबसे खुश औरत महसूस कर रही हूँ। उसने देखा कि यहाँ कई पिता उदासीन दिख रहे थे। उसने अपनी पत्नी की उपेक्षा की। फोन की ओर देखते हुए, बहुत कम पति अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने बच्चे के जन्म का इंतजार करते हैं। उनकी तुलना में राजेश कहीं बेहतर है। यह इतना उत्कृष्ट था कि मीरा शर्मा भी थोड़ी कमतर महसूस करने लगीं। शालिनी कपूर को प्रसव कक्ष में भेज दिया गया। जतिन कपूर उनके साथ बैठ गए। राजेश ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? जतिन कपूर ने ईमानदारी से कहा, खैर, मेरी कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन चूंकि यह मेरा बेटा है, इसलिए मैं उतना उत्साहित नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह बेटी होगी।
एक बेटा और एक बेटी सही रहेंगे। कई पुरुष कम उम्र में ही पिता बन जाते हैं। क्या वे खुश हैं? जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये जीवन में भ्रम और उलझन के बारे में अधिक है। राजेश कपूर पहले तो जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि वे पहले से ही प्रसव कक्ष में थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर और इंतजार करने का निर्णय लिया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। लिन दान और उनकी पत्नी तथा शालिनी कपूर के माता पिता इंतजार कर रहे थे। तीसरी चाची ने जियाओवन को अपनी बाहों में लिया और कहा, क्या तुम खुश हो कि मम्मी तुम्हें जल्द ही एक भाई देंगी? लेकिन जियाओवन ने कहा, मुझे भाई नहीं चाहिए, मुझे बहन चाहिए। खैर, ये तय करना माँ और पिताजी का काम नहीं है कि मेरे छोटे भाई हैं या बहनें। जियाओवन ने बात करना बंद कर दिया। 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद शालिनी कपूर के बाद आई गर्भवती महिला पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी थी। यह एक छोटी राजकुमारी है। इससे कपूर परिवार को ईर्ष्या हुई। आधे घंटे बाद शालिनी कपूर ने 6.82 किलो वजन के एक बच्चे को जन्म दिया। नस के उसे बाहर निकालने के बाद सब लोग उसे देखने आए। वह बहुत प्यारा और लाल था। शालिनी कपूर को 2 नर्सों ने प्रसव कक्ष से बाहर निकाला। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम नहीं गए? वह राजेश कपूर और मीरा शर्मा को देखकर मुस्कुराए। मीरा शर्मा को उस पर तरस आया। हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे, तुम कमाल हो। शालिनी कपूर मुस्कुराईं। वे शालिनी कपूर के बस जाने के बाद ही वहाँ से गए। जतिन कपूर ने उन्हें विदा किया और कहा, जब आपको स्टोर से संबंधित कोई काम हो तो मुझे फ़ोन करें। राजेश कपूर ने पूछा, आप अब शालिनी कपूर की देखभाल नहीं करेंगे? माँ यहाँ हैं, मैं आपकी देखभाल करने में मदद करूँगी। अस्पताल से निकलकर राजेश कपूर वापस आ गए। सभी बच्चे सो रहे थे और दोनों माताएं शालिनी कपूर के जन्म के बारे में बात कर रही थीं। तुम लोग वापस आ गए। शालिनी कपूर ने बच्चे को जन्म दिया है ना? राजेश कपूर ने गुनगुनाया। 6 पाउंड और 8 औंस वजन का बेटा। सुनीता कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें हमेशा से बेटी की उम्मीद थी। लता शर्मा ने पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? खा लिया है। मीरा शर्मा और राजेश कपूर कमरे में वापस आए और देखा कि बच्चे अपने पालने में गहरी नींद में सो रहे थे। राजेश कपूर कुछ देर तक खड़े होकर देखते रहे और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। समय गुजर जाता है। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, सभी बच्चे 1 वर्ष के हो गए। शाम को राजेश कपूर और मीरा शर्मा के बीच बातचीत हुई। मीरा शर्मा का चेहरा लाल हो गया जब वह बिस्तर पर लेटी हुई आज जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। प्रिय, अगर मैं फिर से गर्भवती हो जाऊं तो क्या होगा? राजेश कपूर का मानना है कि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि वे हमेशा सावधानी बरतते रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चूक हो जाती है। राजेश ने मीरा शर्मा को दिलासा देते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो, ऐसा नहीं होगा। मीरा शर्मा को अनियंत्रित विचारों से बचाने के लिए राजेश कपूर ने उनसे लगातार संवाद जारी रखा। सुबह के 12 बज रहे थे और मीरा शर्मा गहरी नींद में सो गईं। राजेश कपूर के मन में सिस्टम की आवाज आई, काटना। चूंकि मेज़बान बच्चे के पहले जन्मदिन तक उसके साथ रहा है, इसलिए उसे मेरठ जुहू विला में एक विला इनाम के तौर पर दिया जाएगा। चूंकि मेजबान बच्चे के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रहा है, इसलिए वह उसे फीनिक्स में 300 वर्ग मीटर की दुकान देकर पुरस्कृत कर रहा है। आपको जो भी चाहिए वह आपके पास आ जाएगा। राजेश कपूर को इस समय एक दुकान की ज़रूरत है और उन्हें एक विला की भी ज़रूरत है। यद्यपि अब हम जिस विला में रहते हैं वह अच्छा है, लेकिन कभी कभी परिवार के सदस्यों के आने पर असुविधा होती है। इसके अलावा दंपति की अभी अभी शादी हुई थी, इसलिए यह अवश्यंभावी था कि वे घर में कुछ करना चाहेंगे और घर पर उनके माता पिता का होना एक बाधा होगी। अब जब मेरे पास एक अतिरिक्त विला है तो भविष्य में मेरठ लौटना अधिक सुविधाजनक होगा। ये सोचते सोचते राजेश कपूर मीरा शर्मा को गोद में लेकर सो गए। अगले दिन राजेश कपूर उठे और उनके लिए नाश्ता तैयार किया। मैंने मनीष कपूर को तब तक नहीं देखा था जब तक मुझे ये पता नहीं चला कि वह कल रात मानसी के घर पर सोया था। नाश्ता खत्म करने के बाद राजेश मीरा शर्मा को जगाने गए और खुद बच्चों की देखभाल की। वे शरारती हैं, लेकिन वे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। राजेश बच्चों को व्यवहारिक क्रियाओं के माध्यम से खाना, सोना और शौचालय जाना सिखाते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। आप इसे करते हुए खेल नहीं सकते।
सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। खाने की मेज पर कोई भी नहीं बोला। राजेश कपूर ने खाना खत्म करने के बाद कहा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। हो सकता है कि मैं रात के खाने तक वापस न आ पाऊं। मैं तब तुम्हें फ़ोन करूंगा। आगे बढ़ो। रिया पास आए और बोली, पापा चलें। कहाँ? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, पिताजी को कुछ काम है, वे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि वयस्कों के पास भी काम होते हैं और वे मीरा शर्मा के काम के तरीके से परिचित थे। वे बहुत ग्रहणशील हैं। रिया की आंखें लाल हो गईं। बाबा, नाश्ता तो हमेशा यही रहता है। रिया को अपने पापा की याद आती है। हे भगवान, उसका छोटा सा दिल। राजेश कपूर ने रिया को गले लगाया और कहा, डैडी को भी रिया की याद आती है। पिताजी जल्द ही वापस आ जाएंगे प्रिय। क्या तुम पिताजी को एक चुंबन दे सकती हो? रिया ने राजेश कपूर को गले लगाया और उन्हें एक जोरदार चुंबन दिया। वह जाने को तैयार नहीं थी। राजेश ने दूसरे बच्चों से कहा, अरे बच्चों, पापा को आज किसी काम से बाहर जाना है और वे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। कृपया घर पर अच्छा व्यवहार करो। तनु शोर मचाते हुए दौड़ती हुई आई। पिताजी, पिताजी, जल्दी वापस आइए और मेरे साथ खेलिए। वह एक छोटे बंदर की तरह ऊपर चढ़ गई और राजेश कपूर ने उसे उठा लिया। तनु ने राजेश को गले लगाया और कहा, पापा, क्या आप वापस आते समय मेरे लिए कुछ खिलौने ला सकते हैं? मुझे खिलौने बहुत पसंद हैं। तनु को किस तरह का खिलौना चाहिए? मुझे मेरे पिताजी द्वारा खरीदी गई हर चीज़ पसंद है। देखो, वह इतनी छोटी उम्र में मीठी बातें बोल सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई बेटी चाहता है। वह प्यारी है और उसका मुंह मीठा है। मेरे बेटों के विपरीत, जो खेलने में इतने मग्न थे कि वे सुन ही नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो पापा जब वापस आएंगे तो तनु के लिए कुछ खिलौने लाएंगे। विहू ने उसे पकड़ लिया और कहा, पापा, पापा, विहू को भी खिलौना चाहिए। अभी भी एक चाहता है। खिलौना कई गोताखोरी खजाने में विस्फोट हो गया। बच्चों को विदा करने के बाद राजेश अपनी एसयूवी में निकल पड़े। वह जतिन कपूर को लेने अस्पताल गए। फिर उसकी मुलाकात फीनिक्स मॉल में अरमान से हुई। जतिन कपूर ने पूछा, राजेश कपूर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दुकान देखो। मैंने सुना है कि यहाँ की दुकानें बहुत महंगी हैं और आप बिना कनेक्शन के वहाँ नहीं पहुँच सकते। राजेश कपूर ने कुछ नहीं कहा और अरमान को बुलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे पहले से ही पहली मंजिल पर इंतजार कर रहे होंगे। अरमान ने कहा, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ तक गाड़ी से जाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। राजेश कपूर पहले अंदर गए। चलो चलें। अरमान ने जतिन कपूर की ओर देखा। जतिन कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं दुकान देखने आया था। अरमान ने कुछ नहीं कहा। यहाँ की दुकानें बहुत महंगी हैं। भले ही आपके पास पैसा हो लेकिन कोई संपर्क न हो, तो भी आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राजेश कपूर काफ़ी समय से मेरठ में नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि स्थिति सामान्य है या नहीं। नीचे दूसरी मंजिल पर पार्किंग स्थल है और नीचे पहली मंजिल पर सुपरमार्केट है। पहली मंजिल पर रहने का क्षेत्र है, जहां आप मोबाइल फ़ोन, घरेलू उपकरण, सोने और चांदी के आभूषण आदि खरीद सकते हैं। दूसरी मंजिल पर मुख्य रूप से विभिन्न ब्रांडों के सौंदर्य प्रसाधन बेचे जाते हैं, जैसे लैंकम, एस्टी लाउडर आदि। तीसरी मंजिल मुख्य रूप से बच्चों के लिए है, जिसमें खिलौने, बच्चों के खेल का मैदान, बच्चों के कपड़े आदि हैं। चौथी मंजिल मुख्य रूप से वयस्कों के लिए खेल का मैदान है, जिसमें फिटनेस उपकरण, गेम कंसोल और सभी प्रकार की मज़ेदार चीज़ें मौजूद हैं। पांचवी मंजिल पर वस्त्र क्षेत्र, सामान रखने का क्षेत्र और निश्चित रूप से विलासिता की वस्तुएं रखने का क्षेत्र है। सातवीं मंजिल पर एक सिनेमाघर है तथा शेष भाग पर आइस स्केटिंग रिंक है। आठवीं और नौवीं मंजिल स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई हैं, जिनमें हॉट पॉट, ड्राई हॉट पॉट, समुद्री भोजन, बारबेक्यू आदि शामिल हैं। राजेश आठवीं मंजिल पर आया। नक्शे से अंदाज़ा लगा कि उसने आठवीं मंजिल का लगभग 1/4 हिस्सा घेर रखा था। क्या यहाँ की सभी दुकानें उसकी हैं? राजेश कपूर को इसकी इतनी बड़ी होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जानकारी में यह नहीं बताया गया था कि यह कितने वर्ग मीटर का है। ये लगभग 3 या 400 वर्ग मीटर का लगता है। वह निश्चित नहीं है। वह शांत होकर सिगरेट पीना चाहता था। उनका मानना था कि यह पार्टी अधिकतम 10 सीटें ही जीत सकेगी।
आखिर इस व्यावसायिक क्षेत्र में जहां जमीन का एक एक इंच कीमती है, 7 या 8 वर्ग मीटर के क्षेत्र में दूध वाली चाय की दुकान खोली जा सकती है। उनमें से कुछ ने 3 या 4 वर्ग मीटर के क्षेत्र में हस्तनिर्मित चांदी के आभूषणों की दुकान खोली। कुछ दुकानों के बाहर आइसक्रीम और जूस बेचने वाली गाड़ियां लगी हैं, लेकिन वे दुकान किराए पर लेने में भी समर्थ नहीं हैं। लिंकिंग रोड पर स्थित दुकान केवल 80 वर्ग मीटर में है। इस बार मुझे कई 100 वर्ग मीटर की जगह दी गई। राजेश कपूर ने अपना चेहरा पोंछा। यहाँ बहुत सी दुकानें किराए पर नहीं दी जाती। ये सही है, ये बहुत अजीब है। जतिन कपूर ने गिलास पर झुककर देखा, ये वास्तव में खाली है। राजेश कपूर ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, मुझे हमारी दुकान मिल गई है। जतिन कपूर और अरमान ने राजेश कपूर की निगाहों का अनुसरण किया। जतिन कपूर को यकीन नहीं हुआ। मत बताओ, ये हमारी दुकान है। अरमान को भी लगा कि यह असंभव है, लेकिन राजेश मजाक करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। राजेश कपूर ने शांति से कहा, ये वो नहीं है। जतिन कपूर ने राहत की सांस ली। यही तो मैंने तुमसे कहा था। अरमान ने कहा, राजेश कपूर, हमें इन दुकानों को किराए पर लेने के लिए अपने संबंधों का उपयोग करना होगा। राजेश कपूर ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। 8वीं मंजिल पर 114 से शुरू होकर ये सभी दुकानें मेरी हैं। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, मैंने इसे खरीद लिया है। सिस्टम पुरस्कारों का स्वामित्व उसका होना चाहिए। वे दोनों राजेश कपूर को ऐसे देखते रहे जैसे उन्होंने कोई बहुत बुरी बात सुन ली हो। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह वास्तविक है। जतिन कपूर ने रूखेपन से कहा, मुझे पता है कि आपके पास पैसा है, लेकिन पैसा होने पर भी आप इसे नहीं पा सकते। अरमान ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय और अविश्वसनीय लग रहा था। राजेश कपूर ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपनी चाबी से एक एक करके दुकानें खोलने लगे। ये दुकानें आकार में भिन्न होती हैं और एक साथ जुड़ने पर पंखे का आकार बनाती हैं। जब मैं लिफ्ट ले रहा था तो वह यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर थी। जब राजेश कपूर ने चाबी से दुकान के दरवाजे खोले तो किसी को भी राजेश कपूर की बातों पर संदेह नहीं रहा। जतिन कपूर ने मौके पर ही उत्साह से चिल्लाकर कहा, अरे, ये दीवार असली नहीं हो सकती। अरमान ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और वह इतना सदमे में था कि खुद को रोक नहीं सका। जतिन कपूर ने पहले ही मोटे तौर पर गणना कर ली थी कि राजेश कपूर के पास कितनी संपत्ति है। कम से कम ये 100 मिलियन से अधिक है। इन दुकानों को खरीदने का तो जिक्र ही मत करो। यदि आप इसे किराए पर भी लें तो भी इसकी कीमत प्रति वर्ष लाखों में पड़ेगी और एक बड़े स्टोर की कीमत लगभग 10 लाख होगी। इसे खरीदने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वे ये कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं करते कि इसकी कीमत कितनी है। ठीक है। राजेश कपूर सदमे से उबर चुके हैं। उन्होंने कहा, इन सभी दुकानों का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है और चीनी नववर्ष आने में अभी 6 महीने का समय है। चीनी नववर्ष के दौरान खोला गया। लगभग उसी समय वापस आते समय जतिन कपूर ने राजेश कपूर से बार बार पूछा, तुम मजाक नहीं कर रहे हो क्या? तुम गंभीर हो? यह नकली है ना? आपने कितना खर्च किया? राजेश कपूर, अब से मैं आपका अनुसरण करूंगा और अपने करियर पर कड़ी मेहनत करूंगा। अरमान अकेले ही गाड़ी चलाकर वापस आया, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक कार में बैठा रहा। राजेश कपूर ने शांति से कहा, भाई, जब तक तुम कड़ी मेहनत करोगे हम मिलकर पैसा कमा सकते हैं। जतिन कपूर स्वर्ग की कसम खाना चाहते थे। राजेश कपूर, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं पहले अज्ञानी था, लेकिन अब मुझे देखो, मैं कभी बार में भी नहीं गया। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। जतिन कपूर को वापस अस्पताल भेजकर राजेश कपूर गाड़ी चलाकर चले गए। जहां तक नए स्टोर के नवीनीकरण का सवाल है, राजेश कपूर ने उनसे कहा कि वे डिजाइनर मिलने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। उन्हें राजेश के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी। जतिन कपूर घबराए हुए वार्ड में लौट आए। वह अभी भी दुकान के बारे में सोच रहा है। अस्पताल में शालिनी कपूर की डिलीवरी सामान्य तरीके से हुई और 3 दिन के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसलिए इन कुछ दिनों में जतिन कपूर अपनी पत्नी के साथ रहे और बच्चे को शालिनी कपूर की मां के पास छोड़ दिया। तीसरी चाची ने घर पर ही रात का खाना तैयार किया और प्रवीण कपूर उसे लेकर आए।
जतिन कपूर को होश आया और वह चेहरे पर उत्साह लिए हुए तेजी से वहां पहुंचे। पत्नी, क्या मैं और अनमिन इन दिनों शाखा के लिए दुकान स्थापित करने में व्यस्त नहीं रहे हैं? शालिनी कपूर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह खुश हो गईं। हाँ, क्या आपने यह नहीं कहा कि राजेश कपूर आपके द्वारा चुने गए लोगों से संतुष्ट नहीं थे? आज तुम उसके साथ बाहर गए थे, क्या तुम सिर्फ दुकान देखने नहीं गए थे? तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या तुम्हें कोई फुटपाथ मिला? जतिन कपूर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मुझे मिल गया। बताओ कहाँ है? शालिनी कपूर ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। यह मेरठ इतना बड़ा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह कहाँ है? जतिन कपूर ने हंसते हुए जानबूझकर यह रहस्य छिपाया। मैं आपको याद दिला दूं, ये फीनिक्स क्षेत्र में है। उन्होंने जानबूझकर 3 शब्दों फीनिक्स पर जोर दिया, ये देखने के लिए कि क्या शालिनी कपूर ने ध्यान दिया है। शालिनी कपूर ने फीनिक्स के आसपास के इलाके के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद वह अधीर हो गया। मेरे साथ गोलमोल बातें मत करो। फीनिक्स इतना बड़ा है, मैं कैसे जान पाऊंगा कि वह कहाँ है? जल्दी करो और मुझे बताओ। जतिन कपूर बेवकूफ़ों की तरह हंसे। ये युहुआ के अंदर है, 8वीं मंजिल पर। शालिनी कपूर एकदम से चौंक गईं। सच में? वो जगह बहुत महंगी है, और अगर आपके पास पैसे भी हों तो भी दुकान किराए पर लेने के लिए आपको कनेक्शन चाहिए होंगे। जतिन कपूर ने सिर हिलाकर कहा, यह सच है। शालिनी कपूर ने गहरी सांस ली। तो राजेश कपूर ने ये कैसे किया? क्या वो किसी बड़े आदमी से परिचित है? जतिन कपूर बिस्तर के किनारे पर बैठ गए और फिर से हंसने लगे। पत्नी, अगर मैं तुमसे कहूं कि राजेश ने 8वीं मंजिल पर 14 दुकानें ले ली हैं, तो क्या तुम यकीन करोगी? शालिनी कपूर अचानक ऊर्जावान हो गईं। 14 दुकानें? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कोई उसे ये दुकानें क्यों बेचेगा? वैसे भी राजेश कपूर हमारी सोच से कहीं अधिक अमीर हैं। इसके बारे में सोचिए, 14 स्टोर फ्रंट, आप उन्हें सैकड़ों मिलियन डॉलर के बिना कैसे खरीद सकते हैं? वह इन सभी दुकानों को जोड़कर एक बनाना चाहते हैं, जिसे वह फिर एक शाखा के रूप में खोल सकें। शालिनी कपूर भी उत्साहित थीं। क्या आप और अनमिन भी निवेश करेंगे? जतिन कपूर हंस पड़े। मैंने कार में राजेश कपूर को पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी है। अब मैं बस उनका पीछा करूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए संभवतः वह सहमत हो गया। शालिनी कपूर ने जतिन कपूर की तारीफ करते हुए कहा, इससे निश्चित रूप से मुख्य स्टोर से ज्यादा कमाई होगी। रोजाना लाखों की कमाई कोई समस्या नहीं होगी। फिर वह रुका और पूछा, आप लाभ को कैसे बांटेंगे? जतिन कपूर अब इस बात को समझ चुके हैं और चीजों को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। निश्चित रूप से राजेश कपूर ही इसके प्रभारी हैं। दुकान और तकनीक दोनों उनके ही हैं। ज्यादा से ज्यादा हम बस इसका प्रबंधन कर रहे हैं और कुछ शेयर खरीद रहे हैं। राजेश कपूर इस छोटे से पैसे का निवेश करने में बुरे नहीं हैं। वह बस मुझे अपने साथ पढ़ाई करने में मदद करना चाहता था। अनमिन और मैं दोनों ये जानते थे। राजेश कपूर ने आज मुझसे कहा कि वह भाई यू को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस कुछ पैसे कमाओ, ज्यादा मत मांगो। शालिनी कपूर ने सिर हिलाया। हाँ, हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते। बाद में उसने चाय पीने के बारे में बातें की, जो सब उसकी दूसरी चाची और तीसरी चाची ने बताई थीं। माँ ने मुझसे कहा, हालांकि प्रणव कपूर पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन इस विवाद का मूल कारण ये था कि राजेश ने उन्हें साथ मिलकर पैसा कमाने के लिए उकसाया था। जो भी समझदार है वह एक क्षण के लिए इस पर विचार करने पर इसे समझ लेगा। राजेश कपूर सीधे घर न जाकर शुभम कपूर को ढूंढने चले गए। शुभम कपूर फोन पर थे। नीलिमा चुवान चुवान को वर्तनी सिखा रही थी और दागू सो रहे थे। शुभम कपूर ने राजेश कपूर को देखा, उसे थोड़ी देर बैठने का इशारा किया और फिर पुकारा, नीलिमा। तभी नीलिमा ने राजेश कपूर को आते देखा और उनका अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। बैठो, मैं तरबूज काटने जा रहा हूँ। राजेश कपूर बैठ गए और पूछा, सुमित कपूर, यह क्या है? पेनीन। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, बहुत बढ़िया। नीलिमा तरबूज लेकर आई। लो, तरबूज खाओ, बहुत मीठा है। राजेश कपूर ने एक टुकड़ा लिया और उसे चखा। ये सचमुच मीठा है। नीलिमा ने पूछा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप एक शाखा खोलने जा रहे हैं?
क्या आपको कोई स्टोरफ्रंट मिल गया है? यह पाया। शुभम कपूर अपनी कॉल समाप्त करने के बाद आए और बोले, ये जानकर अच्छा लगा कि आपको यह मिल गया। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, मैं भाई यू से पूछना चाहता हूं कि क्या वह शाखा में निवेश करना चाहते हैं। शुभम कपूर काफी समय से उसके प्रति आकर्षित थे, लेकिन चूंकि राजेश कपूर ने उनसे संपर्क नहीं किया था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में उनसे कैसे बात की जाए। मैंने तुरंत कहा, जरूर करूंगा। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, तो फिर आप कुछ दिनों में वापस जा सकते हैं। जब शालिनी कपूर अस्पताल से छुट्टी ले लेंगी और जतिन कपूर फ्री हो जाएंगे, तब हम निवेश पर बात कर सकते हैं। शुभम कपूर ने इस बारे में सोचा और निर्णय लिया कि वह कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। कोई बात नहीं। राजेश कपूर खड़े हुए और बोले, तो फिर मैं पहले निकल जाऊंगा। मुझे अगले कुछ दिनों में इसे डिज़ाइन करने के लिए एक डिज़ाइनर ढूंढना है। घर जाने से पहले राजेश कपूर ने बॉस कपूर को फ़ोन किया। बॉस कपूर ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने नवी मुंबई में रेस्तरां का डिज़ाइन तैयार किया है और राजेश हर पहलू से इससे बहुत संतुष्ट हैं। जब बॉस कपूर को पता चला कि कई 100 वर्ग मीटर का एक स्टोर है जिसे डिज़ाइन करने की आवश्यकता है, मैंने तुरंत टिकट खरीदकर ट्रेन से यहां आने का वादा किया। डिजाइनर को साथ ले आओ ताकि हम रात में सर्वेक्षण और माप कर सकें। राजेश कपूर उनकी कार्यकुशलता से बहुत संतुष्ट हैं। जब वे घर पहुंचे तो मीरा शर्मा और बच्चे ये देखने आए कि क्या हो रहा है। ओह, पिताजी वापस आ गए। राजेश ने मीरा शर्मा को चूमा और फिर एक एक करके उन्हें गले लगाया। आओ पापा तुम्हें गले लगा लें। बहुत अच्छा, पापा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या आपको कुछ देर के लिए बाहर जाने पर अपने पिता की याद आई? ये वह खिलौना है जो पिताजी ने तुम्हारे लिए खरीदा है। मैंने छोटे जानवरों के खिलौनों के 4 सेट खरीदे और बच्चे बहुत खुश हुए। पत्नी। राजेश कपूर ने लिपस्टिक निकाली और कहा, यह आपके लिए उपहार है। मीरा शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कोई तोहफा मिलेगा। जब उन्होंने उसे खोला तो पाया कि वो उनकी हमेशा की लिपस्टिक थी। मैंने देखा कि आपकी लिपस्टिक लगभग खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने एक नई खरीद ली। वह जानते थे कि महिलाओं की लिपस्टिक की मांग बहुत अधिक होती है और इसके कई रंग होते हैं। उसे डर था कि मीरा शर्मा को ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए उसने उनके रंग जैसा ही कपड़ा खरीद लिया। धन्यवाद प्रिय, आप बहुत दयालु हैं। राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, एक लिपस्टिक तुम्हें बहुत खुश कर देती है। संतुष्ट करना सचमुच आसान है। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, जब तक यह मेरे पति की ओर से उपहार है, मैं खुश हूँ। कुछ घंटे बाद बॉस कपूर ने सचमुच वही किया जो उन्होंने कहा था। 3 डिजाइनरों और 2 सर्वेक्षकों के साथ वे नवी मुंबई से मेरठ पहुंचे। राजेश बच्चों के लिए खाना बना रहा था। जब उसे पता चला कि बॉस कपूर आ गए हैं, तो उसने अरमान और शुभम कपूर को बुलाया। भावी साथी के रूप में शुभम कपूर को अरमान के साथ अधिक संपर्क रखने की आवश्यकता है। अरमान ने कहा कि वह उन्हें लेने जाएगा और उसने शुभम कपूर को फीनिक्स की 8वीं मंजिल पर उनका इंतजार करने को कहा। शुभम कपूर एक समझदार इंसान थे। उन्हें पता था कि सिर्फ पैसे होने से शॉपिंग मॉल में दुकान नहीं मिल सकती। शुभम कपूर शीशे के दरवाजे पर झुककर अंदर देख रहे थे। मैंने पाया कि अंदर से यह खाली था और इसका क्षेत्रफल अनुमानतः केवल 50 वर्ग मीटर था। यदि आप 50 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में हॉटपॉट व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप केवल कुछ टेबल ही रख सकते हैं। हालांकि फीनिक्स में इतने बड़े स्टोरफ्रंट को किराए पर लेना आसान नहीं है। वह भी इस बारे में सोच ही रहा था कि अरमान बॉस कपूर और अन्य लोगों के साथ आ गया। भाइयों, अरमान मुस्कुराया और बोला, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। शुभम कपूर ने सिर हिलाया, नहीं नहीं, मैं अभी आया हूँ। ये जरूर मिस्टर लुओ होंगे जिन्हें राजेश कपूर ने ढूंढा होगा। बॉस कपूर हल्के से मुस्कुराए और बोले, नमस्ते दोनों बॉस। अरमान के हाथ में चाबी थी और उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना सिर नीचे किया। 1 दरवाज़ा, 2 दरवाजे, 3 दरवाजे। अपने सामने का दृश्य देखकर शुभम कपूर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। लेकिन वह शांत हैं, क्योंकि उन्होंने लाखों ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। बॉस कपूर को युहुआ में कदम रखते ही पता चल गया कि क्या हो रहा है। लेकिन वे सब गलत थे। अरमान के 14 दरवाजे खोलने के बाद वे सचमुच अपना संयम खो बैठे।
बॉस कपूर, मैं आज यहाँ सिर्फ आपको सामान्य जानकारी देने आया हूँ। इसके लिए कुछ डिज़ाइन कार्य की आवश्यकता है। मैंने पहले ही श्रमिक ढूंढ लिए हैं और वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। अनुमान है कि काम कल शाम तक पूरा नहीं होगा। आपको माप शुरू करने के लिए कल तक इंतज़ार करना होगा। बॉस कपूर मुस्कुराए और बोले, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अरमान ने कहा, आवास। बॉस कपूर ने तुरंत कहा, मैं आवास का मामला संभाल लूंगा। इसकी चिंता मत करो, बॉस। तीनों ने कुछ देर तक बातें की और फिर बॉस कपूर पहले चले गए। शुभम कपूर मजदूरों का इंतजार करने के लिए रुके। ये निवेश करने जैसा ही है, इसलिए आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते। अरमान और शुभम कपूर पहले भी मिल चुके थे और दोनों को एक दूसरे से अच्छा इंसान लगा। जब वे बातें कर रहे थे तभी मजदूर आ गए। चर्चा के बाद उन्होंने निर्माण कार्य रात में शुरू करने का निर्णय लिया ताकि अन्य दुकानों का सामान्य संचालन प्रभावित न हो। चर्चा के बाद शुभम कपूर और अरमान ने मॉल के बाहर धूम्रपान किया और फिर निवेश पर चर्चा करने के लिए जतिन कपूर को खोजने अस्पताल चले गए। राजेश कपूर का मतलब ये था कि एक बार जब आप अपना मन बना लें तो उसे बता दें। राजेश और मीरा शर्मा ने बच्चों की देखभाल का काम पूरा किया और उन्हें ऊपर सुलाने के लिए ले गए। पति जी, क्या आपके मन में कुछ है? राजेश कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसकी पत्नी वाकई कमाल की है। वह बहुत चौकस रहती है, लेकिन संयोगवश इससे विला का विषय सामने आ जाता है। प्रिय, मुझे लगता है कि हर बार जब मैं आता हूं तो मां के घर पर रुकना थोड़ा असुविधाजनक होता है। मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, यह थोड़ा असुविधाजनक है। हालांकि यह भी घर है, लेकिन यह मेरे अपने घर जितना आरामदायक नहीं है। आखिरकार युवा होने के नाते कौन दो लोगों की दुनिया में नहीं रहना चाहता। तो मैंने एक घर खरीद लिया। मीरा शर्मा हैरान थी, क्या तुमने इसे खरीद लिया? हाँ, मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है। क्या मेरी सास और अन्य लोगों को पता है? मैं नीचे जाकर उन्हें बाद में बताऊंगा। 4 वृद्ध लोग एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, बातें कर रहे थे और फल खा रहे थे। राजेश को नीचे आते देख सुनीता कपूर ने पूछा, क्या सभी बच्चे सो गए हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, माँ और पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मीरा शर्मा के माता पिता उठने ही वाले थे, चलो अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, यह कोई रहस्य नहीं है। कृपया बैठ जाए मम्मी पापा, मैंने अभी अभी एक घर खरीदा है। सुनीता कपूर कुछ कहने ही वाली थी कि राजेश जल्दी से बोल पड़ा, माँ, मुझे गलत मत समझो, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तुम्हें पता है अरमान की चाची रियल एस्टेट के कारोबार में हैं। इस बार दुकान ढूंढते हुए मुझे एक अच्छा सा घर मिल गया तो मैंने उसे खरीद लिया। ये सुनकर सुनीता कपूर ने राहत की सांस ली। मैंने सोचा था कि तुम्हें यहाँ रहने की आदत नहीं है, या शायद तुम्हारे पिता और मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम दुखी हो और यहाँ से जाना चाहते हो। लता शर्मा ने तुरंत कहा, ये कैसे संभव है? आप दोनों अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं, फिर आप दूर कैसे जा सकते हैं? राजेश कपूर भी मुस्कुराए, माँ, अपनी कल्पनाओं को उड़ान मत भरने दो। मीरा और मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि अचानक कोई अच्छा घर मिल गया और आप उसे खरीद लिए। देवेंद्र कपूर ने अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास दिन भर करने के लिए कुछ नहीं होता और तुम बस इधर उधर की बातें सोचती रहती हो। सुनीता कपूर थोड़ी शर्मिंदा हुई, बिल्कुल नहीं। फिर उसने विषय बदल दिया, मुझे इसके बारे में बताओ। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जुहू विला पर। जब देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी ने ये सुना तो वे तुरंत चौंक गए। देवेंद्र कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं। जुहू विला मेरठ का सबसे आलीशान विला है। इसकी कीमत औसतन 50,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तुम पागल हो क्या? इसके अलावा न्यूनतम आकार 300 वर्ग मीटर है। क्या तुम पागल हो? कुआं राजेश कपूर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह वास्तव में जुहू विला की कीमत नहीं जानता था। सुनीता कपूर को भी लगा कि उनका बेटा पागल है, क्योंकि उसकी कीमत करोड़ों में थी। ये सोचकर वह तुरंत क्रोधित हो गई, तुम छोटे कमीने, भले ही तुम्हारे पास पैसा हो, तुम इसे इस तरह खर्च नहीं कर सकते। ये करोड़ों में है। क्या कुछ करोड़ में एक बड़ा फ्लैट खरीदना बेहतर नहीं होगा? अगर आप एक विला खरीदना चाहते हैं तो आप कुछ सस्ता भी खरीद सकते हैं।
उदाहरण के लिए, हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति पिछले साल पुनर्निर्मित एक घर केवल लगभग 40 लाख में बेच रहा है। झांग के माता पिता को उम्मीद नहीं थी कि उनका दामाद इतना त्याग करने को तैयार होगा। एक विला पर करोड़ों खर्च करना, कितना साहसिक कदम। लता शर्मा ने जल्दी से सुनीता कपूर को दिलासा देते हुए कहा, मेरी प्यारी, नाराज मत हो। राजेश कपूर एक अच्छा लड़का है और बेतहाशा पैसे बर्बाद नहीं करेगा। सुनीता कपूर ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब वह घमंडी हो गया है, एक विला पर इतना पैसा खर्च कर रहा है। देवेंद्र कपूर का चेहरा भी उदास था और वह कुछ नहीं बोले। राजेश कपूर, एक और बात, बच्चे को उसकी मां से बेहतर कोई नहीं जानता। राजेश कपूर के चेहरे के भाव देखकर सुनीता कपूर को बुरा लगा। मैं तुरंत चिंतित हो गया और पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने फिर से कुछ खरीदा? आपने क्या खरीदा? अपने बेटे को मारते हुए उसने कहा, अरे बदमाश, आजकल इस समाज में पैसा कमाना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इसे जल्दी से खर्च कर दो। हमें माता पिता के रूप में आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे 4 बच्चे हैं। आजकल एक बच्चे के पालन पोषण में बहुत पैसा खर्च होता है, 4 बच्चों के पालन पोषण की तो बात ही छोड़ दीजिए। वह जितना अधिक बोलता गया, उतना ही अधिक क्रोधित होता गया। लता शर्मा ने उसे एक तरफ खींचकर कहा, उतार मत लो। बच्चे ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है, पहले सुनो कि वो क्या कहता है। विजय शर्मा ने यह भी कहा, बिल्कुल, आपका दामाद कोई अज्ञानी बच्चा नहीं है, तो आप उस पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती? सुनीता कपूर ने धीरे से कहा, ठीक है, तो बताओ और क्या कहना चाहते हो? सभी ने राजेश कपूर की ओर देखा और उनसे बात की। राजेश कपूर हल्के से खांसने लगे, उन्हें नहीं पता था कि आगे जो कुछ वे कहेंगे उससे उनकी मां और भी नाराज हो जाएंगी। मैंने फीनिक्स मॉल में 14 दुकानें खरीदी। चारों वृद्ध एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति थे देवेंद्र कपूर। आपने फीनिक्स मॉल में 14 दुकानें खरीदी? आपने ये कैसे किया? सुनीता कपूर भी चौंक गईं। तुम तो बस शेख ही बघार रही हो। सिर्फ पैसे होने से तुम वो जगह नहीं खरीद सकती। असली बात तो ये है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि उसे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, लेकिन यह मामला सचमुच अविश्वसनीय लगता है। चेन्नई के व्यापार जगत में कई वर्षों से काम कर रहे विजय शर्मा ने इसे तुरंत समझ लिया। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, मेरे पास पैसे हैं। मैंने 14 दुकानें खरीदी हैं और एक को मिलाकर एक शाखा खोलने की योजना है। देवेंद्र कपूर ने गणना की कि इसकी लागत कितनी होगी। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैं ये कमाया। व्यापार करने वाले पुरुषों की नज़र में, यदि आप जिस स्थान पर रहते हैं वह बेहतर ढंग से सजाया गया है और घर में सराहना के लिए अधिक जगह है, तो विला खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप एक दुकान खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो भी यह समझ में आता है। विशेषकर उन दुकानों के लिए जहां जमीन का हर इंच कीमती है, उन्हें पाना कठिन है। इस बारे में सोच रहा हूं। देवेंद्र कपूर अब क्रोधित नहीं थे। उसने अपने बेटे का कंधा थपथपाया और मुस्कुराया। बुरा नहीं, आप कमाल हैं। उसने एक ही बार में 14 दुकानें खोल लीं। वह सचमुच मेरा बेटा है। वह दिन ब दिन सफल होता जा रहा है। वह एक बच्चे की तरह बहुत गर्वित और संतुष्ट दिख रहा था। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैं नए साल से पहले नवीनीकरण का काम पूरा करने की योजना बना रहा हूँ। देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाया, अभी समय है। अगर पैसा है तो 1-2 महीने में काम हो जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद उसने चिंतित होकर पूछा, सच बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? अगर यह पर्याप्त नहीं है तो पिताजी से कहो। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। विजय शर्मा भी अपने दामाद का पूरा समर्थन करते हुए कहते हैं, मेरे पास भी पैसा है। राजेश कपूर भावुक हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है पिताजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो पापा से कह देना। पूछने में शर्माना मत। हाँ, देवेंद्र कपूर ने फिर पूछा, तो अब भी जतिन कपूर और अरमान ही निवेश करेंगे? इस बार मैंने भाई यू को भी शामिल किया है। देवेंद्र कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी। शुभम कपूर बचपन से ही एक अच्छा लड़का था और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था।
राजेश कपूर के दोनों भाइयों के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। केवल तुम्हारा भाई रूही और बहन जियाउलान शायद और भी ज्यादा दुखी हैं। सुनीता कपूर ने भी आह भरी। राजेश कपूर ने शांति से कहा, वे खुश हैं या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ऊपर जा रहा हूँ। आप लोग टीवी देखें और जल्दी सो जाएं। आगे बढ़ो। सुनीता कपूर ने कहा, चलो हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। हमें पहले दुकान संभालनी है। जब राजेश ऊपर गया तो उसने मीरा शर्मा को कोने में चुपचाप बातें करते हुए पाया। मीरा शर्मा ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराईं। राजेश कपूर बिना पूछे उसे वापस कमरे में ले गए। मीरा शर्मा ने तब कहा, मैंने सुना है कि आप दोनों बहस कर रहे हैं, इसलिए मैंने जाकर देखने का फैसला किया। मेरा इरादा चुपके से सुनने का नहीं था। राजेश कपूर हंसे, मैंने यह नहीं कहा कि आप छुपकर सुन रहे थे। मीरा शर्मा ने भी उनका बहुत करीब से अनुसरण किया। प्रिय, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है? राजेश कपूर आश्चर्यचकित हुए, ये पर्याप्त है। मीरा शर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, पतिदेव, हम पति पत्नी हैं, जो कहना है कहो। राजेश कपूर और भी हैरान हो गए। बस, बहुत हो गया। अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, तुम्हें अभी भी अपने पति की बात पर विश्वास नहीं है? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बस डर है कि तुम जिद करोगे। तो क्या इसका अनुवाद भी वैसा ही नहीं होगा? लेकिन शब्द बहुत सुंदर थे और उन्हें मीरा शर्मा के मीठे शब्द पसंद आए। वह उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। पत्नी, क्या होगा यदि एक दिन तुम्हारा पति दिवालिया हो जाए और उसके पास कुछ भी न बचे? मीरा शर्मा ने पलकें झपकाईं। चलो फिर से शुरू करते हैं। जिंदगी में हर चीज का योजना के अनुसार चलना नामुमकिन है और उससे भी ज्यादा नामुमकिन है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। राजेश कपूर बैठ गए और मीरा शर्मा ने सौम्य भाव से उनका चेहरा पकड़ लिया। अगर मेरे पति थके हुए हैं और काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपने पति का समर्थन कर सकती हूँ। राजेश कपूर हंसे, तुम मेरा समर्थन करोगे? मीरा शर्मा ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। यद्यपि मैं तुम्हें विलासितापूर्ण जीवन नहीं दे सकता, फिर भी मैं तुम्हें पर्याप्त भोजन और वस्त्र प्रदान कर सकता हूँ। राजेश कपूर भावुक हो गए। उन्हें मीरा शर्मा के बारे में कोई संदेह नहीं था, वह ऐसी ही महिला थी। वह आप पर भरोसा करती है, लागत की परवाह नहीं करती, परिणामों के बारे में नहीं सोचती और वही करती है जो वह करना चाहती है। यदि उसने इस बारे में थोड़ा और सोचा होता तो वह बच्चे को जन्म देने और सब कुछ अकेले ही अपने ऊपर लेने का विकल्प नहीं चुनती। उसने उसे गले लगाया और उसकी मूर्खता पर हंसा। तुम्हारा पति तो एक मर्द है, वह ऐसी हालत में कैसे पहुंच गया? मीरा शर्मा ने हल्का सा मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। ये खबर जल्द ही अन्य लोगों को भी पता चल गई कि राजेश कपूर ने फीनिक्स में 14 दुकानें खरीद ली हैं। अन्य लोग स्वाभाविक रूप से ईशान कपूर और उनके समूह का उल्लेख करते हैं। उस रात शुभम कपूर और अरमान ने मजदूरों को दीवार तोड़ते हुए देखा। रात को 11 बजे से लेकर सुबह मॉल खुलने तक मैं पूरी रात काम करता हूँ। टहलना, चलो आज वह विला देखने चलते हैं, जुहू विला। आज मौसम धूपदार और ठंडा है। देवेंद्र कपूर ने राजेश कपूर का विला देखने जाने का सुझाव दिया। कुछ लोग जुहू विला में आए। मैं प्राचीन शाही महल के भव्य द्वार से आकर्षित हुआ। जुहू विला मेरठ में एक प्रतिनिधि विला होगा, इसलिए विलासिता का स्तर अकल्पनीय है। ये समुदाय मंडपों, मीनारों, चट्टानों और जल किनारे की छतों से भरा हुआ है, बिल्कुल किसी प्राचीन महल की तरह। यहाँ विला 300, 500 और 700 वर्ग मीटर के हैं। 700 वर्ग मीटर क्षेत्र में केवल 2 इकाइयाँ हैं। यहाँ के विला प्राचीन महलों की नकल करते हैं और आधुनिक कला को एकीकृत करते हैं। ये देखने में अनोखा और सुंदर लगता है। राजेश कपूर उन्हें सैर पर ले गए। फिर मैं खो गया। राजेश कपूर ने इधर उधर देखा और कहा, मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाऊँ। मीरा शर्मा ने अपने बगल में लगे बोर्ड की ओर इशारा किया। क्षेत्रों को ऊपर विभाजित किया गया है। इस तरह ये पड़ोस इतना खूबसूरत है कि लोग यहाँ रुक जाते हैं। सुनीता कपूर खुश होकर बोली, वाह, आप जो भुगतान करते हैं वही आपको मिलता है। लता शर्मा ने सिर हिलाया, ये बहुत अच्छा है।
मेरठ में एक ऐतिहासिक विला के रूप में इसे प्रसिद्ध डिजाइनरों द्वारा डिजाइन किया गया था। कई उतार चढ़ाव के बाद हम अंततः राजेश द्वारा खरीदे गए विला पर पहुंचे। यह उन विलाओं के समान दिखता है जिन्हें मैंने पहले देखा था। वहां शास्त्रीय नक्काशी वाले 2 लकड़ी के दरवाजे हैं। उन्हें खोलने पर आप सामने के आंगन में चट्टानें, पानी के किनारे मंडप और कमल का तालाब देख सकते हैं। लिविंग रूम तक जाने के लिए एक छोटा पुल बनाया गया है। सामान्य तौर पर यह प्राचीन काल के छोटे आंगन जैसा ही है। छोटे पुल को पार करने के बाद आप सीधे लिविंग रूम में पहुंच जाएंगे। दरअसल यह कोई बैठक कक्ष नहीं है, यह एक बहुत बड़ा आंगन है। आंगन के मध्य में एक अनोखे आकार का बगीचा है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि पूरा लिविंग रूम छोड़ दिया गया, जिससे वह एक बहुत बड़े आंगन में बदल गया। सुनीता कपूर ने उस समय कहा था, इतनी बड़ी जगह होने के कारण बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक खेल सकते हैं। लता शर्मा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ प्लास्टिक ट्रैक बिछाना और बच्चों के खेलने का सामान रखना बहुत अच्छा रहेगा। सुनीता कपूर ने सिर हिलाया, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि यह काफी बड़ा नहीं है तो बगीचे को गिरा दो। लता शर्मा ने इन खूबसूरत फूलों को देखा। सुझाव, आप इसे गमले में रोपकर जहां चाहें वहां रख सकते हैं। प्रांगण के दोनों ओर 2 मंजिला इमारतें हैं। आधुनिक डिजाइन और प्राचीन आकर्षण का संयोजन इसे विशेष रूप से सुरुचिपूर्ण और उत्तम बनाता है। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि यह एक प्राचीन शैली का शयन कक्ष था और इसका अपना बाथरूम भी था। दूसरी मंजिल पर एक गलियारा भी बनाया गया था, साथ ही बाईं और दाईं ओर शयन कक्ष भी बनाए गए थे। आंगन के अंत में बैठक कक्ष और रसोई घर है तथा दूसरी मंजिल पर एक बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम है। इसी प्रकार दूसरी मंजिल पर स्थित मास्टर बेडरूम में भी बाएं और दाएं बेडरूम को जोड़ने वाला एक गलियारा है। दूसरी मंजिल पर स्थित सभी शयन कक्षों में बड़ी बालकनियां हैं। गैराज नकारात्मक प्रथम तल पर है और इसमें 3 पार्किंग स्थान हैं। यहाँ लगभग 100 वर्ग मीटर का एक बेसमेंट भी है और उसके बगल में गैराज है। कई लोगों ने इसे देखा और सभी ने कहा कि यह बहुत बढ़िया था। ये वास्तव में एक $1 मिलियन का विला है। लकड़ी के फर्श निश्चित रूप से आयातित हैं और बीम और खिड़कियां आश्चर्यजनक हैं। विजय शर्मा ने गौर से देखा और कहा, ये लालटेन बहुत ही बारीकी से बनाई गई है, कुछ क्लोइजन फिलिग्री जैसी है। जुहू विला एक नया विला क्षेत्र है जो दूरस्थ और बहुत शांत स्थान पर स्थित है। यहाँ अपना बुढ़ापा बिताने के लिए भी यह एक बहुत अच्छा विकल्प है। जैसे ही हर कोई विला के सुंदर दृश्य की प्रशंसा कर रहा था, घुमक्कड़ में बैठा बच्चा भी जाग गया। राजेश कपूर उन्हें खेलने के लिए आंगन में ले गए और बहुत खुश हुए। राजेश कपूर, आप आंगन में बच्चों के खेलने के कुछ उपकरण लगा सकते हैं और एक नर्म दौड़ने का ट्रैक बना सकते हैं। बच्चों ने खूब मजा किया होगा। सुनीता कपूर ने भी कहा, हाँ, इतना बड़ा यार्ड बच्चों के खेलने के लिए एकदम सही है। मीरा शर्मा अब और इंतजार नहीं कर सकती। प्रिय, चलो आज रात ही चलें। विला पूरी तरह से पुनर्निर्मित है और रहने के लिए तैयार है। सुनीता कपूर बहुत दुखी थीं। वह अपने बेटे और बहू और उससे भी ज्यादा अपने बच्चों को छोड़कर जाने का दुख सहन नहीं कर पा रही थीं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अंततः घोंसला छोड़ देते हैं और अपना खुद का घर बनाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अपने पास रखने के लिए चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, एक दिन तो अलग होने का दिन आएगा ही। लता शर्मा ने सुनीता कपूर को थपथपाया, मानो उन्हें सांत्वना दे रही हों। वह मुस्कुराई और बोली, अभी मत आओ, हमें इस आंगन को साफ करना है, बच्चों को खेलते और दौड़ते समय गिरने और चोट लगने से बचाने के लिए। सुनीता कपूर ने तुरंत कहा, हाँ, और दूसरी मंजिल पर गलियारे और बालकनी पर भी रेलिंग लगानी होगी। यदि बच्चे खेलते समय गिर गए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। मीरा शर्मा ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मैं मौज मस्ती करने में इतनी व्यस्त थी कि मैंने इन सभी महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर दिया। राजेश खेल रहे बच्चों की देखरेख कर रहा है। मुझे गिरने और चोट लगने का डर है। देखो, विहू, जो सबसे तेज और सबसे हल्के कदमों से दौड़ रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। राजेश कपूर जल्दी से वहां पहुंचे और विहू को उठाया। जल्दी करो, पिताजी को दिखाओ। मीरा शर्मा भी दौड़कर आईं। घुटने पर खरोंच के अलावा कोई अन्य चोट नहीं थी।
विहू एक ऐसा बच्चा है जिसे रोना पसंद नहीं। उसने मुंह बनाया और राजेश कपूर की तरफ एक गलत नज़र से देखा। राजेश कपूर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, दर्द नहीं होगा। हम छोटे आदमी हैं, है ना? हम गिरने के बाद फिर से उठ सकते हैं। कोई बात नहीं, विहू ने बड़बड़ाते हुए कहा। दाह दाह। राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, अच्छा रहो, अच्छा रहो। जब हम घर पहुंचेंगे तो पिताजी तुम्हें आयोडीन से कीटाणुरहित कर देंगे। जब मैं विहू को दिलासा दे रही थी, वह मुड़ा और मुस्कुराते हुए अवी का पीछा करने लगा। राजेश कपूर, अच्छा, उसका बेटा ताकतवर है। विहू और अवी पीछा करने का खेल खेल रहे हैं। रिया को फूलों की क्यारी में लगे फूलों में बहुत रुचि थी और मीरा शर्मा ने उसे गले लगा लिया। एक गुलाब का फूल लाते हुए उसने कहा, रिया, इसे सूंघो, क्या ये फूल खुशबूदार है? रिया पास आए और उसे सूंघते हुए बोली, कितनी अच्छी खुशबू है। जब तनु ने ये सुना तो वह चिल्लाया, माँ, इतनी अच्छी खुशबू क्या है? इतनी अच्छी खुशबू क्या है? राजेश कपूर ने उसे उठाया और कहा, आओ और इस फूल को सूंघ कर देखो कि इसकी खुशबू अच्छी है या नहीं। तनु ने गहरी सांस ली और कहा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी माँ जितनी अच्छी नहीं। मेरी माँ की खुशबू सबसे अच्छी है। आमतौर पर तनु एक टॉमबॉय की तरह है, लेकिन ये छोटा सा मुंह शहद की तरह मीठा है और इसे मीठे शब्द सबसे अधिक पसंद हैं। मीरा शर्मा उससे बहुत खुश थीं। अवी, माँ, अवी भी यही चाहता है, अवी भी यही चाहता है। आओ, अवी को इसे सूंघने दो। इसे सूंघने के बाद अवी थोड़ा अजीब सा लगा, जैसे कोई छोटा वयस्क हो। ये ठीक है, ठीक है। यहाँ तो बहुत चहल पहल थी, लेकिन वहाँ रिया जमीन पर बैठी थी। उसे पता नहीं था कि वे क्या देख रहे हैं। लता शर्मा उत्सुकता से पास आई और एक नज़र डाली, फिर तुरंत हंस पड़ी। तो हमारी रिया छोटी चींटियों को देख रही है। क्या वे प्यारी नहीं हैं? लेकिन इसे मत छुओ, ये तुम्हारे हाथ काट लेगा। विहू फूलों को सूंघने ही वाला था कि तभी उसने चींटियों की आवाज़ सुनी और दौड़कर वहां पहुंचा। चींटियां, चींटियां कहाँ हैं? मैं कांग कांग हूँ, कांग कांग। तभी विहू चिल्लाया, चींटियां, यहाँ चींटियां हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार का जानवर हो, उसके बच्चे जिज्ञासा से भरे होते हैं। विहू की यह बात सुनकर वे सब दौड़कर आए। आंगन पत्थर की पट्टियों से पक्का है। कुछ छोटी चींटियां स्लेट की दरारों से रेंगकर बाहर निकलती और बच्चे उन्हें बड़ी दिलचस्पी से देखते। ये बहुत अजीब है। समूह ने देखा कि अब वापस जाकर दोपहर का भोजन बनाने का समय हो गया है। दोपहर को सूरज जल्द ही निकलेगा। क्या बहुत गर्मी नहीं होगी? बच्चों को ले जाओ। वे अभी भी उस छोटी चींटी के बारे में सोच रहे हैं। सुनीता कपूर ने कहा, ऐसा क्यों ना हो, मैं वापस जाकर उस मछली घर को साफ कर दूं। बाजार जाओ और कुछ छोटे कछुए और सुनहरी मछलियां खरीद लाओ। चूंकि उन्हें छोटे जानवर बहुत पसंद हैं, इसलिए वे घर पर मछली टैंक का उपयोग कर सकते हैं। देवेंद्र कपूर ने कहा, लगता है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं फूलों और पक्षियों का बाजार है। आप जाकर देख सकते हैं। सुनीता कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मत जाओ, उस जगह से बदबू आ रही है। बस एक्वेरियम में जाओ और कुछ सुनहरी मछलियाँ, कछुए और अन्य चीजें खरीद लो। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। पास में एक मछली घर है। जब ये दंपति अपने बच्चों को स्टोव में लेकर आए तो वे हैरान रह गए। सभी लोग उत्साह से उछल पड़े। इतनी सारी मछलियाँ, वाह, यह मछली बहुत सुंदर है। माँ, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? यह मछली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। दादा, क्या हम इस बड़ी मछली को खरीद सकते हैं? माँ, यह मछली इतनी छोटी है, इतनी छोटी, इतनी छोटी, चींटी जितनी छोटी, मैं इसे देख भी नहीं सकता। बच्चे मछली टैंक के सामने लेटे हुए थे, उनकी आंखें जिज्ञासा से खुली हुई थीं। वे अंदर जाने, अंदर की सभी मछलियों को पकड़ने और उनके साथ मस्ती करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे और उन्होंने राजेश कपूर से खरीदने, 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 खरीदने का आग्रह किया। बॉस बहुत उत्साहित थे। उन्होंने दंपत्ति से उनके मछली घर के आकार के बारे में पूछा और उन्हें कुछ आसानी से रखी जा सकने वाली मछलियाँ, जलीय पौधे, एक ऑक्सीजन पंप आदि उपलब्ध कराए। मैंने कुछ छोटे कछुए भी खरीदे और बहुत अच्छी फसल लेकर घर गया। कार में बच्चे अपनी अपनी भाषा में बातें कर रहे थे। मैंने अभी अभी एक बहुत बड़ी मछली देखी। ओह, इतनी छोटी, इतनी काली। चींटी कितनी छोटी है।
एक मछली है जो चमकती है, चमकती है। मीरा शर्मा ने जब उन्हें बच्चों जैसी आवाज में बातें करते देखा तो वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी। चारों बच्चे बड़बड़ा रहे थे और कभी कभी मैं केवल एक या दो शब्द ही सुन पाता था, इसलिए मुझे बाकी शब्दों का अनुमान लगाना पड़ता था। जब वह घर पहुंची तो सुनीता कपूर ने मछली शेड साफ कर दिया था। राजेश कपूर ने अपने बॉस के निर्देशानुसार इसे स्थापित किया। चारों बच्चे चारों ओर इकट्ठे हो गए, उनकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थीं और वे उत्सुक दिख रहे थे। पिताजी, यह क्या है? पिताजी, आपने इसे झींगा में क्यों डाला? जल्दी करो पिताजी, मैं मछली देखना चाहता हूँ। मैं छोटे कछुए को देखना चाहता हूँ। छोटा कछुआ सबसे अच्छा, सबसे चौड़ा पक्षी है। जब शिशुओं के वाक्य बहुत लंबे होते हैं या वे बहुत तेजी से बोलते हैं तो उनकी बोली अस्पष्ट हो सकती है। लेकिन राजेश कपूर 10 में से 9 बार इसका अनुमान लगा लेते थे। जब मैं व्यस्त था तो मुझे केवल छोटे बच्चे एक के बाद एक प्रश्न पूछते हुए सुनाई दे रहे थे, लेकिन वह शांत रहे और बच्चों के प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। मछली टैंक स्थापित होने के बाद मछलियों को उसमें डाल दें। बच्चे मछली टैंक के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उन्हें तैरते हुए देखने लगे। वे पुनः अपनी अपनी भाषा में चर्चा करने लगे। लता शर्मा एक छोटा स्टूल सरकाकर बैठ गईं। क्या बात कर रहे हो? क्या मैं सुन सकती हूँ? विहू ने एक मछली की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बहुत सुंदर है। लता शर्मा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, सचमुच? ये कितना सुंदर है। इसे किसने खरीदा? उसके बगल में बैठे दूसरे बच्चे ने उसे पकड़ लिया और बोला, पिताजी ने इसे खरीद लिया। पिताजी ने ये सब खरीद लिया। तो क्या आपको ये पसंद आया? मुझे इससे बहुत प्यार है। 1 वर्ष की आयु के बच्चे पहले से ही बहुत कुछ बोल सकते हैं। लता शर्मा का मानना है कि वे महान हैं क्योंकि वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक मछली घर शिशुओं की गतिविधि का क्षेत्र होगा। वे मछली टैंक के सामने उकड़ू बैठ गए, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे उसे देखते रहे, ठीक उसी तरह जैसे कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी। अगले दिन श्रमिकों ने सभी 14 दुकानों को जोड़ दिया। बॉस कपूर ने अपने आदमियों को क्षेत्र मापने के लिए बुलाया और गणना की कि यह 312 वर्ग मीटर है। फिर राजेश कपूर बॉस कपूर को मुख्यालय दिखाने ले गए। शाखा स्टोर की सजावट शैली मुख्य स्टोर से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने श्री लुओ से मुख्य स्टोर की सजावट शैली के अनुसार शाखा स्टोर को नया रूप देने के लिए कहा। बॉस कपूर के दिमाग में पहले से ही कई योजनाएं थीं। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि प्रस्तुतिकरण 3 दिन में तैयार हो जाएगा। शुभम कपूर के पास 3 दिन और इंतजार करने का समय नहीं है। जाने से पहले उन्होंने शराब की जगह चाय का इस्तेमाल किया, जिससे जतिन कपूर और अरमान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वह शहर से बाहर हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। भाई, हम सब एक परिवार हैं। ऐसा कहना बहुत औपचारिक होगा। यह मामला हम पर छोड़ दो, चिंता मत करो। एक बार डिज़ाइन फाइनल हो जाने के बाद राजेश मीरा शर्मा और मनीष कपूर को बीजिंग ले जाएंगे। मानसी और मानव भी गए। मानव बहुत भाग्यशाली है। आज बीजिंग विश्वविद्यालय ने पिछले वर्षों की तुलना में ज़्यादा छात्रों को भर्ती किया है। मानव उनमें से एक था। अब लोगों का एक समूह समाचार रिपोर्ट करने के लिए एक साथ राजधानी जाने की योजना बना रहा है। मानव के माता पिता और मानसी सभी उसके साथ जाएंगे। 3 दिन बाद बॉस कपूर ने 7 डिज़ाइन चित्र तैयार किए। डिज़ाइन के चित्र शुभम कपूर को भेजे गए और कई लोगों की राय अलग अलग थी। अंतिम चर्चा के बाद कई संस्करणों को एक साथ मिला दिया गया। बॉस कपूर को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन तैयार करने दें और देखें कि यह कैसा बनता है। तुम्हें पता है, यह अप्रत्याशित रूप से सुंदर है। निर्णय के अंतिम रूप से तय होने के बाद सजावट का काम जतिन कपूर के किसी परिचित को सौंप दिया गया। इस परियोजना की निगरानी के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है और इसे नए साल से 1 महीने पहले पूरा किया जाना चाहिए। राजेश कपूर जतिन कपूर को एक तरफ ले गए और पूछा, भाई जून, क्या आपका परिचय विश्वसनीय है? विश्वसनीय? कंपनी का एक पूर्व कर्मचारी जो बाद में अपनी स्वयं की नवीकरण कंपनी शुरू करने के लिए कंपनी छोड़कर चला गया। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। तब तो मुझे राहत मिली। मूलतः वह सजावट का काम बॉस कपूर के लोगों को सौंपना चाहते थे।
लेकिन बॉस कपूर के पास फिलहाल इन दोनों शहरों में ऐसा करने की क्षमता नहीं है। मामला खत्म हो गया और मेरे दादा दादी चले गए। बच्चों की पहली जन्मदिन पार्टी में आए सभी मेहमान रिश्तेदार और दोस्त थे और राजेश ने उन्हें कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन जब मेरे ससुर और सास चले गए तब भी उन्होंने मुझे चुपके से जन्मदिन पर 1 लाख रुपए का उपहार दिया। विमान में सवार होने के बाद ही मीरा शर्मा घर लौटी और उन्होंने अपने बैग में पैसे पाए। वे सचमुच हैं। मीरा शर्मा की आंखें लाल थीं। राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, चूंकि यह माँ और पिताजी का उपहार है इसलिए इसे रख लो। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, पतिदेव चलो नए साल पर चेन्नई चलते हैं। ठीक है, अब जाने का समय हो गया है। अगले दिन रिपोर्ट करने के लिए स्कूल जा रहा हूँ। सुनीता कपूर और मनीष कपूर सामान पैक कर रहे हैं। मैं मनीष कपूर को उसकी आईडी लेने ले गया, उसके लिए नए सर्दियों के कपड़े खरीदे आदि। मनीष कपूर के लिए यह पहली बार था जब वे इतनी दूर यात्रा कर रहे थे और सुनीता कपूर को बहुत असहज महसूस हुआ। हालांकि मनीष कपूर बहुत उत्साहित थे और अपने कॉलेज जीवन का इंतजार कर रहे थे। मीरा शर्मा के लिए यहाँ ज़्यादा कुछ व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आने से पहले ही इसकी व्यवस्था कर ली थी। मेरठ से मुंबई विश्वविद्यालय तक कोई सीधी ट्रेन नहीं है, केवल हवाई जहाज ही है। राकेश चैन ने सभी फ्लाइट टिकट खरीदे और एक होटल बुक किया। तीनों परिवारों के अभिभावकों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि यदि उन्हें स्कूल में रहने की आदत नहीं होगी तो वे बाहर एक मकान किराए पर ले लेंगे। खाना पकाने और अन्य काम करने के लिए एक चाची को ढूंढो। आखिरी प्रस्ताव राकेश चैन का था। वह अपने बेटे को भूखा और दुबला नहीं होने दे सकते थे। हवाई यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चिंता बच्चों की हालत को लेकर होती है। मुझे डर है कि वे रोएंगे और दूसरे यात्रियों को असुविधा होगी। अप्रत्याशित रूप से सभी शिशुओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उड़ान भरने और उतरने में कुछ असुविधा के अलावा बच्चे बहुत आज्ञाकारी थे। राजधानी पहुंचने के बाद दंपति ने राहत की सांस ली। ये देखकर कि बच्चे निस्तेज दिख रहे थे, उनका दिल टूट गया। होटल पहुंचना भी एक परेशानी थी और कमरे में पहुंचते ही बच्चे सोने लगे। राजेश ने मीरा शर्मा को दिलासा देते हुए कहा, मैं रसोई में जाकर बच्चों के लिए हल्का खाना बना देता हूँ। वे थक गए होंगे। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। जब तक आप पर्याप्त भुगतान करते हैं, होटल आपको अपना भोजन स्वयं पकाने देगा। आखिरकार विशेष परिस्थितियों में विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। राजेश कपूर ने बच्चों के लिए एपेटाइजर दलिया, एक कटोरा नमकीन टोफू और कुछ फल बनाए। जाने से पहले राजेश कपूर ने एक पल सोचा और बच्चों के लिए खीरे के कुछ टुकड़े तल दिए। खीरे को छीलकर पतले पारदर्शी टुकड़ों में काट लें। इस तरह से तलने पर खीरा नरम हो जाएगा और खाने में आसान हो जाएगा। उनके बगल में बैठा शेफ राजेश कपूर की चाकू चलाने की अद्भुत कला देखकर दंग रह गया। जिस तरह से वह खाना बनाता है वह एक शेफ जैसा दिखता है। जब राजेश कमरे में लौटा तो सभी बच्चे जाग रहे थे और बिस्तर पर खेल रहे थे। यहाँ तक कि सबसे ऊर्जावान बड़ा बच्चा भी पहले जितना सक्रिय नहीं है। अन्य बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। राजेश और मीरा शर्मा ने उन्हें पूरक आहार दिया। खाने के बाद बच्चे पुनः ऊर्जा से भरपूर हो गए। अंततः दंपति ने राहत की सांस ली। रात्रि भोजन के बाद उन्होंने अपने अगले यात्रा कार्यक्रम पर चर्चा की। पंजीकरण कल होगा और राजेश बच्चों की देखभाल के लिए होटल में ही रुकेगा। शाम को राजेश कुछ देर तक कमरे में बच्चों के साथ खेलता रहा और फिर परिवार जल्दी सो गया। मीरा शर्मा अगली सुबह जल्दी उठ गईं। राजेश ने पहले ही बच्चों के लिए पूरक आहार तैयार कर लिया है। प्रिय, आज अकेले ही बच्चे की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा। राजेश मुस्कुराया और बोला, बस जाओ और अपना काम करो, मैं बच्चे का ख्याल रखूंगा। जब वे सब चले गए तो राजेश कपूर 4 पंक्तियों वाली गाड़ी को धक्का देकर होटल से बाहर चले गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने मकान का मामला सुलझाने की तैयारी कर ली। वहां गाड़ियों की 4 पंक्तियां थीं, 2 आगे और 2 पीछे, इसलिए लिफ्ट में चढ़ना थोड़ा परेशानी भरा था। उत्साही लोगों की मदद से मैं सफलतापूर्वक इसमें शामिल हो सका। हाँ, मैं होटल के प्रवेश द्वार पर हूँ। राजेश कपूर ने अपना फ़ोन नीचे रख दिया और दूर तक देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक काली कार आई।
जब उन्होंने राजेश कपूर को देखा तो वे दंग रह गए और थोड़ा असमंजस में पड़ गए। अरे, मैं अपनी कार तक कैसे पहुंचूं? राजेश कपूर असहाय होकर बोले, कितनी दूर है? लगभग 20 मिनट। चलो टहलें। आदमी ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं पार्किंग की जगह ढूंढ लूंगा। 5 मिनट बाद वह आदमी मेरे पास आया और बोला, नमस्ते, मेरा अंतिम नाम वांग है, आप मुझे विकास कह सकते हैं। चलो चलें, रास्ते में बात करेंगे। मनीष कपूर के मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद राजेश कपूर ने ऐप के माध्यम से घर ढूंढना शुरू कर दिया। राजेश कपूर ने एजेंट को पैसे दिए और उसे वीडियो के माध्यम से घर दिखाने को कहा। 5 घरों का दौरा करने के बाद मैंने अंततः एक पुनर्निर्मित घर पर निर्णय लिया, जिसमें 3 शयन कक्ष, 1 बैठक कक्ष और 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल था। राजेश कपूर भी भाग्यशाली थे कि वे अगस्त के मध्य में घर से बाहर जाने वाले थे और संयोग से वे घर में आ गए। रास्ते में राजेश कपूर को पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था और यह एक प्रसिद्ध संस्थान था। इसलिए यहाँ आवास की कीमतें आमतौर पर कम नहीं हैं। राजेश कपूर को बेहतरीन सजावट में रुचि है और एजेंट के साथ मूल रूप से तय की गई कीमत अब बढ़ाई जा रही है। मकान मालिक कीमत बढ़ाना चाहता है। आखिरकार ये स्कूल वापसी का मौसम है और कीमतें केवल यही नहीं बल्कि पूरे यहाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। राजेश ने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया था। मैंने जो घर चुना है उसकी कीमत थोड़ी अधिक है, लेकिन यह अच्छी तरह से सजाया गया है। वहां पहुंचने के बाद राजेश सामुदायिक माहौल से बहुत प्रभावित हुए। घर में प्रवेश करने और वास्तविक सजावट देखने के बाद राजेश ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की। एक मोटे तौर पर जांच के बाद फर्नीचर और उपकरण सभी अच्छी स्थिति में हैं। लिविंग रूम में एक कैबिनेट एयर कंडीशनर भी है। हालांकि यह पुराने ज़माने का है, पर हवा तेज आती है। विकास ने पूछा, क्या आप संतुष्ट हैं? राजेश कपूर ने शांति से कहा, बुरा नहीं है। चूंकि यह स्कूल जाने का मौसम है, इसलिए यहाँ आसपास के घरों की मांग बहुत अधिक है। ईमानदारी से कहूँ तो इतनी बड़ी जगहें बहुत कम हैं जिनका इतनी बारीकी से नवीनीकरण किया गया हो। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। फिर दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मकान मालिक ने हर 6 महीने में भुगतान करने का अनुरोध किया, लेकिन एजेंट के काफ़ी अनुनय विनय के बाद इसे हर तिमाही में भुगतान करने में बदल दिया गया। हालांकि जमा राशि को 1 महीने से बदलकर 2 महीने कर दिया गया। राजेश कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार मीरा शर्मा को मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए केवल 1 महीने की जरूरत थी। उस समय शेष लीज अवधि मनीष कपूर और उनके दोस्तों को रहने के लिए दी जाएगी। विकास ने कहा, बाहर ही एक किराने की दुकान है। वहां से आप बर्तन, कढ़ाई, ठंडे बर्तन और बाकी सब कुछ खरीद सकते हैं। ये बहुत सुविधाजनक है। राजेश कपूर ने एक पल सोचा और कहा, विकास, क्या मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए परेशान कर सकता हूँ? मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम किराने की दुकान पर जाकर मेरे लिए कुछ खरीद लेना। मैं तुम्हारे कामों के लिए तुम्हें कम पैसे नहीं दूंगा। जब विकास ने चारों प्यारे बच्चों को देखा तो वह खिलखिलाकर मुस्कुराया। बॉस, आपका ऐसा कहना थोड़ा अजीब है। बस मुझे अपनी ज़रूरत की चीज़ों की एक सूची लिख दो और मैं नीचे किराने की दुकान पर जाकर उन्हें खरीद लूँगा। जब समय आए तो मुझे पैसे लौटा देना। मुझे कामकाज के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वह ज़्यादा दूर नहीं है। राजेश कपूर ने अपनी कलम और कागज़ का इस्तेमाल करके बहुत सी बातें लिख डालीं। विकास ने एक नज़र डाली और कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद। ये बहुत विनम्र बात है। विकास की उम्र ज़्यादा नहीं है, वह 20 साल के आसपास का दिखता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर लोगों को बहुत ईमानदारी का एहसास होता है। आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। किराने की दुकान का मालिक और विकास थे। दोनों आदमी बहुत सारा सामान ऊपर ले गए। किराने की दुकान छोटी ज़रूर है, पर उसमें हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। राजेश की लिस्ट में शामिल ज़्यादातर चीज़ें खरीद ली गईं। बॉस ने अपना पसीना पोंछा और कहा, मेरी दुकान पर कोई नहीं आ रहा है। मैं अब जा रहा हूँ। राजेश कपूर ने कहा, माफ़ कीजिए, बॉस। बॉस ने हाथ हिलाया और जल्दी से चला गया। राजेश कपूर ने विकास को 300 रुपये अतिरिक्त दिए और विकास ने मना नहीं किया। बॉस, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करें। अच्छा,
राजेश ने बच्चों को अपने आप खेलने दिया और जो सामान खरीदा था उसे घर में बंद कर दिया। फिर मैंने साफ सफाई की और चटाइयाँ धोईं, और इससे पहले कि मुझे पता चले मैं दोपहर तक व्यस्त रही। लगभग सब कुछ पैक हो चुका है। अगर मीरा शर्मा ने मुझे फ़ोन नहीं किया होता तो शायद मैं फिर से व्यस्त हो जाता। प्रिय, आप और बच्चा कहाँ हैं? राजेश कपूर ने पलट कर देखा तो बच्चे गायब थे। वह इतना डर गया कि उसके पसीने छूट गए। जब मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि सभी बच्चे मास्टर बेडरूम में बिस्तरों पर एक दूसरे के बगल में गहरी नींद में सो रहे थे। राजेश ने मीरा शर्मा को एक स्थान का नक्शा भेजा। पत्नी, तुम इधर आओ, सामान भी ले आओ और उन्हें भी आने दो। 20 मिनट बाद कई लोग सामान लेकर आए। पति, मैंने यह मकान किराए पर लिया है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो नीचे आकर बात करो। चुप रहो, बच्चा अभी भी सो रहा है। राजेश ने अपने सूटकेस से एक छोटा कंबल निकाला और उसे मास्टर बेडरूम में बच्चों को उड़ा दिया। मीरा शर्मा ने जब बच्चों को गहरी नींद में सोते देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मैं चुपचाप घर से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर लिया। राकेश चैन घर से बहुत संतुष्ट थे, और जब उन्होंने सुना कि कीमत उचित थी तो वे और भी अधिक संतुष्ट हो गए। श्री कपूर बहुत विचारशील और कुशल हैं। मैंने मूलतः 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम वाला अपार्टमेंट बुक किया था, लेकिन कीमत बहुत अधिक थी और मकान मालिक ने मुझे बताए बिना ही उसे किराए पर दे दिया। राकेश चैन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उतना ही अधिक क्रोधित हुआ। मुझे ये घर एक मित्र के माध्यम से मिला, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इस तरह से बनेगा। सभी ने अपना सामान पैक कर लिया और लगभग 1 बजे तक व्यस्त रहे। फिर राजेश कपूर ने खाना बनाना शुरू कर दिया। मैं अंडा नूडल्स बनाती हूँ जो जल्दी बन जाते हैं और पेट भर जाता है। राजेश ने बच्चों के लिए नूडल्स भी बनाए और जब तक उन्होंने दोपहर का भोजन समाप्त किया तब तक 2:30 बजे बज चुके थे। राजेश कपूर और मीरा शर्मा मास्टर बेडरूम में सोते हैं और दूसरे बेडरूम में कई बच्चे रहते हैं। लिविंग रूम में रखा सोफा एक साधारण बिस्तर था, इसलिए मानव के पिता और राकेश चैन को उसी से काम चलाना पड़ा। जब तक एयर कंडीशनिंग है तब तक सोना आरामदायक है। बच्चे बिस्तर पर खिलौनों से खेल रहे थे, जबकि राजेश और मीरा शर्मा बिस्तर के बाहर और किनारे पर सो रहे थे। थोड़ा ब्रेक लें और खुद को तरोताजा करें। बच्चे काफ़ी जीवंत थे और अपनी भाषा में बात कर रहे थे। राजेश ने अपनी उच्च गुणवत्ता वाली नींद कौशल को सक्रिय किया और काफ़ी अच्छी नींद ली। जब मैं जागा तो मैंने पाया कि बच्चे उस दंपति के बगल में सो गए थे। दोपहर करीब 4 बजे राजेश बच्चों के लिए नाश्ता और स्टीम्ड बन बनाने के लिए उठा। राकेश चैन लिविंग रूम में कुछ सोच रहे थे और जल्दी उठ गए। मानसी और मानव दोनों बीजिंग के संबद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो यहाँ से 20 मिनट से भी कम दूरी पर है, इसलिए यह बहुत करीब है। जैसा कि उन्होंने पहले भी चर्चा की थी, मुंबई विश्वविद्यालय यहाँ से आधे घंटे की पैदल दूरी पर है। हम तीनों ने अभी भी एक साथ एक घर किराए पर लिया है। बॉस लिन, मैं आज दोपहर को वापस जा रहा हूँ। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। आप आगे बढ़ें और यह काम मुझ पर छोड़ दें। राकेश चैन ने शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया। ये बहुत शर्मनाक है। आपको एक ही समय में 4 बच्चों और 4 वयस्कों की देखभाल करनी पड़ती है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बस खाना बना लेता हूँ। 1-2 लोग और खा लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और मानसी बहुत मेहनती है। वह घर के कामों में मेरी मदद करती है और बच्चों की देखभाल करती है। राकेश चैन ने हंसते हुए कहा, मैंने आपके खाते में 500,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इस महीने आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। राजेश कपूर हैरान हुए। नहीं, बस खा रहा हूँ। राकेश चैन ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा और यही मेरा इरादा भी है। राजेश कपूर एक पल के लिए हिचकिचाए। ये तो खाने के लिए भी बहुत महंगा है। राकेश चैन दोषी लग रहे थे। मैंने पहले स्कूल शुरू होने के बाद उनके साथ ज़्यादा समय बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं इतना व्यस्त था कि जा नहीं सका। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि श्री कपूर मेरी ओर से उनके प्रति कुछ चिंता दिखाएंगे। राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, तो फिर मैं इस मकान को लंबे समय के लिए किराए पर दे दूंगा। राकेश चैन बहुत खुश हुए। दरअसल यही वजह थी कि उन्होंने पैसे दिए।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद मिस्टर कपूर। राजेश कपूर मुस्कुराए। अंकल, आप बहुत विनम्र हैं। जब वे बात कर रहे थे, मानव के पिता खड़े हुए और 3,000 नकद निकाले। यह इस महीने के रहने और रहने के खर्च के लिए है। मेरे पास बस इतना ही है। घर पहुंचते ही मैं ये पैसा तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा। इस बार जब स्कूल शुरू हुआ तो मानव के माता पिता ने अपनी सारी बचत निकाल ली, केवल कुछ हजार रुपये ही बचे। वह अपने बेटे को यहाँ मुफ्त में नहीं रहने दे सकते थे। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राकेश चैन ने भी राजेश कपूर को अपनी राय व्यक्त करते देख यही कहा। भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे जल्दी से हटा दो। आपका बेटा पहले कैंपस में ही रहता था, लेकिन मेरे बेटे ने ही उसे बाहर जाकर किराए पर घर लेने पर मजबूर किया। उसे आपसे पैसे की क्या ज़रूरत है? मैं आपके बेटे को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह मेरे बेटे के साथ एक घर किराए पर लेने और उसे कुछ समय तक साथ देने के लिए तैयार है। बचपन में वह महीने में कितना खाता होगा? मैं तो बस उसके रहने का खर्चा ही दे दूंगा। राकेश चैन ने बोलते हुए पैसे लिए और मानव के पिता की जेब में डाल दिए। यह इतना शर्मनाक कैसे हो सकता है? इसकी अनुमति नहीं है। वह बेवकूफ़ नहीं है। बीजिंग में कीमतें मेरठ से कहीं ज़्यादा हैं। स्कूल ज़िले में आवास की तो बात ही छोड़ दीजिए। राजेश कपूर ने धीरे से कहा, चाचा, ये पैसे मानव को दे दीजिए। नए सेमेस्टर के लिए स्कूल का सामान खरीद लीजिए, या जब भी उसे ज़रूरत हो खर्च करने दीजिए। वह अब वयस्क हो गया है, उसे अपने पास कुछ पैसे रखने की ज़रूरत है। राकेश चैन ने सिर हिलाया। ठीक है, इसे बच्चों के लिए बचा कर रखो। मानव के परिवार की तुलना उनके परिवार से नहीं की जा सकती। ये तो बस एक और व्यक्ति खा रहा है, इसकी कीमत कितनी होगी? काफ़ी समझाने के बाद मानव के पिता राजी हो गए। तुम मेरे साथ मेरठ क्यों नहीं आ जाते ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें? मैं ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। हवाई जहाज़ का टिकट 1,000 रुपये से ज़्यादा का है, जो बहुत महंगा है। जब हम वापस जाते हैं तो ये सस्ता होता है, लगभग 800 से अधिक। लेकिन राकेश चैन ने बोलते हुए हवाई जहाज का टिकट खरीद लिया। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, राकेश चैन ने हाथ हिलाते हुए कहा। ये तो बस कुछ 100 रुपये हैं, मेरे साथ विनम्र मत बनो। दोपहर को उन्होंने अपने बच्चों को अलविदा कहा। उन्हें राहत और दुख दोनों का एहसास हुआ। इसमें और भी निर्देश और चेतावनियां हैं। यह मेरठ जैसा नहीं है, जहां मैं हर समय खुद पर नज़र रख सकता हूं और अपना ख्याल रख सकता हूं। मानव थोड़ा उदास हुआ। पापा, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। आप और मम्मी भी घर पर अपना ध्यान रखना। मानव के पिता ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। अब हम सब बड़े हो गए हैं। क्या हम अपना ख्याल नहीं रख सकते? उनकी उदासी की तुलना में राकेश चैन ही एकमात्र व्यक्ति था जो उदास था। मानसी को अपने पिता के साथ के बिना रहने की आदत हो गई है, इसलिए इस बार मुझे जाने का ज़्यादा दुख नहीं हुआ। लेकिन जितना अधिक वह ऐसा करता, राकेश चैन उतना ही अधिक असहज महसूस करते। अगले दिन सूरज अभी उग आया है। राजेश कपूर पहले ही उठ चुके हैं और नाश्ता तैयार कर चुके हैं। पत्नी, उठो। प्रिय, क्या मैं थोड़ी देर और सो सकता हूँ? आज स्कूल का पहला दिन है। क्या तुम सचमुच थोड़ी देर और सोना चाहते हो? ये सुनकर मीरा शर्मा ने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं। अरे हाँ, आज स्कूल का पहला दिन है। मास्टर बेडरूम में अपना बाथरूम है, इसलिए मीरा शर्मा नहाने चली गईं। राजेश को बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे शौचालय जा सकें। तुम लोग खाओ, मैं बाद में बच्चों के साथ खाऊंगा, मीरा शर्मा ने खाना खाते हुए कहा। प्रिय, मैं क्लास के बाद कुछ खाना लेकर आऊंगी। भाई, मैं जा रहा हूँ। भाई, मैं जा रहा हूँ। भाई राजेश कपूर, मैं भी जा रहा हूँ। पतिदेव, मैं जा रही हूँ। राजेश बच्चों को पैक कर रहा था और बोला, अलविदा। बच्चों के नाश्ता समाप्त करने के बाद राजेश ने दोपहर के भोजन के लिए भोजन तैयार किया। जब आप तैयार हो जाएं तो थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलें। खिड़की से राजेश कपूर ने यह बात देखी। कई माता पिता अपने 1 और 2 साल के बच्चों को समुदाय में लेकर आए। संयोग से यह काम का समय था। क्या इस पड़ोस में कोई डे केयर सेंटर है? कुछ देर तक बच्चों के साथ खेलने के बाद मैंने उनके लिए पूरक आहार तैयार करना शुरू कर दिया। बच्चे प्रतिदिन खूब व्यायाम करते हैं, उनकी ऊर्जा शीघ्रता से खर्च होती है,
तथा उनकी लंबाई भी तेजी से बढ़ती है। पहले जब बच्चे खाना खाते थे तो राजेश हमेशा उन्हें सही मार्गदर्शन देते थे। अब सभी बच्चे खाना खा रहे हैं। तीसरे बच्चे को छोड़कर, जो थोड़ा धीरे खाता है, बाकी सभी आज्ञाकारी ढंग से अपना खाना खत्म करके मेज से चले जाते हैं। वे अपना चेहरा धोते हैं, हाथ पोंछते हैं और फिर खेलने के लिए भाग जाते हैं। मेज पर केवल रिया ही बची थी, जो धीरे धीरे खा रही थी। राजेश कपूर समय देखते रहे और खाना बनाते समय बच्चों पर नजर रखते रहे। दरार, मीरा शर्मा सबसे पहले घर पहुंची। मैं वापस आ गई हूँ। चारों बच्चे दौड़ते हुए आए और उसे घेर लिया तथा उसे माँ कहकर पुकारने लगे। मीरा शर्मा नीचे बैठ गईं, अपनी बाहें फैला दी और एक साथ चारों शिशुओं को अपनी बाहों में ले लिया। क्या तुम्हें माँ की याद आती है? ये क्षण बहुत खुशी का है। तनु ने उसे गले लगा लिया और अपना छोटा सा चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। तनु को मम्मी की बहुत याद आती है, विहू ने तुरंत कहा। विहू भी इसे बहुत चाहता है। अवी ने करीब से देखा और कहा, माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। रिया ने मीरा शर्मा का हाथ पकड़ लिया और कुछ नहीं बोली। हाथ धोने के बाद मीरा शर्मा अपनी छोटी सी पूंछ के पीछे पीछे रसोई में आ गई। प्रिय, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं, खाना 10 मिनट में परोसा जाएगा। उन्हें फ़ोन करो और पूछो कि वे कहाँ हैं। अपने पहले दिन कहीं खो मत जाना। अगले स्थान पर मानसी और उसका साथी पहुँचे। स्कूल के पहले दिन उनके चेहरों पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। जब मनीष कपूर वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। पता चला कि वह सैन्य प्रशिक्षण लेने जा रहा था। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, सैन्य प्रशिक्षण तो सामान्य बात है। हम सब पुरुष हैं, तो फिर डर क्यों? विहू ने मनीष कपूर के पैर पकड़ लिए और उत्सुकता से पूछा, तुम्हें किस बात का डर है? मनीष कपूर ने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कहा, मैं सैन्य प्रशिक्षण के लिए जा रहा हूँ। प्रशिक्षक बहुत सख्त हैं और लोगों को पीटते भी हैं। उसने जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर बात कही और उदास होने का नाटक करते हुए सोफे पर गिर पड़ा। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि ये जीवंत छोटे बच्चे कैसी प्रतिक्रिया देंगे। विहू हक्का बक्का रह गया। किसी को मारा? तुम्हें मारा? मनीष कपूर ने सिर हिलाकर कहा, इससे दर्द होगा। जब विहू ने ये सुना तो वह चिंतित हो गया और राजेश कपूर को ढूंढने के लिए दौड़ा। पिताजी, पिताजी, किसी ने मारा उसे। राजेश कपूर अपने काम में व्यस्त थे। कौन? विहू एक क्षण के लिए पता भूल गया और एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। तनु पास आए और बोली, बहुत दर्द होगा, पापा उसे मारेंगे। अवी ने अपना खिलौना सुपरमैन निकाला और कहा, इसे मारो। मनीष कपूर अब भी उदास होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन रिया उदासीन बनी रही। तनु आए और मनीष कपूर को गले लगा लिया। रो मत प्रिय। अवी ने कहा, लड़ो। मनीष कपूर ने दयनीय स्वर में कहा, मैं जीत नहीं सकता। मैं क्या करूं? अवी ने अपना सिर झुकाया और एक क्षण के लिए सोचा, भागो। मनीष कपूर ने फिर कहा, मैं तेज नहीं दौड़ सकता। अवी ने बात करना बंद कर दिया। यहाँ विहू और अन्य लोगों को राजेश कपूर से जवाब मिला, पिताजी इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को कोई उपाय सोचना चाहिए। उन्होंने मनीष कपूर को घेर लिया और लगातार बातें करने लगे। मनीष कपूर ने गंभीरता से सुना, लेकिन उन्हें उनकी एक भी बात समझ नहीं आई। लेकिन आप शायद इसका अर्थ अनुमान लगा सकते हैं। मानसी, जो पास खड़ी थी, ने विहू से पूछा, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? मुझे भी मार पड़ेगी। विहू हैरान रह गया। फिर कुछ अप्रत्याशित कहें, तुम बहुत मोटे हो। मानसी इतनी शर्मिंदा थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मेरे मोटे होने में क्या बुराई है? विहू ने कहा, तुम मोटी हो और मार भी सहन कर सकती हो। तनु ने सिर हिलाया, हाँ, अगर तुम मोटी हो तो तुम्हें मार खाने का डर नहीं है। अवी, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। ये सुनकर मानसी का चेहरा काला पड़ गया और वह असहाय होकर बोली, आपने जो कहा वह बहुत सही है। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। छोटे बच्चे बहुत गर्वित थे। आपका स्वागत है। राजेश कपूर चिल्लाए, खाना तैयार है। खाने की मेज पर कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वे बात कर सकते हैं। मीरा शर्मा ने पूछा, आप लोग इतने गोरे हैं, क्या आप कुछ सनस्क्रीन खरीदना चाहेंगे? एक वयस्क व्यक्ति के लिए सनस्क्रीन लगाना कितना शर्मनाक है। सब ने अपना सिर हिलाया।
राजेश ने उनसे पूछा कि स्कूल के पहले दिन उन्हें कैसा लगा। क्या कक्षा में कोई सुंदर लड़कियां हैं? मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कक्षा में एक सुंदर लड़की है और कई लड़के उसे पसंद करते हैं। मानव ने एक क्षण सोचा और कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मनीष कपूर, मुझे नहीं लगता कि हमारी कक्षा में ऐसा कोई था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मनीष कपूर बहुत सुंदर हैं और स्कूल के पहले दिन कई सहपाठियों ने उनसे उनका संपर्क विवरण मांगा। दोपहर के भोजन के बाद उन्हें 40 मिनट का ब्रेक मिलता है। आप सो सकते हैं। राजेश कपूर ने खाना बनाया और तीनों ने बर्तन धोए। घर लौटकर उन्होंने यश वर्मा को संदेश भेजा। यश वर्मा प्रवेश परीक्षा में 8 अंकों से चूक गए और दुर्भाग्यवश बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सके। कुछ वैचारिक संघर्ष के बाद मैंने निर्णय लिया कि इसे दोहराना है। इस बार ये या तो मुंबई विश्वविद्यालय है या बीजिंग विश्वविद्यालय से संबद्ध बीजिंग विश्वविद्यालय। यश वर्मा के माता पिता अपने बेटे का समर्थन करते हैं। यश वर्मा ने हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष की गहन तैयारी शुरू कर दी थी। उसका एक लक्ष्य था और उसने एक बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी दी थी। इस बार उसके पास लड़ने के लिए काफ़ी समय था। चारों अच्छे भाई कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर उनमें से 3 फुसफुसाने लगे। मैं अभी भी हाई स्कूल में था और अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, इसलिए मुझे प्यार में पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब जब मैं कॉलेज में हूँ तो मैं अंततः प्यार में पढ़ सकता हूँ। राजेश ने बच्चों को सुलाने के लिए मना लिया और फिर नीचे किराने की दुकान पर मच्छरदानी खरीदने चला गया। पूछने पर मुझे पता चला कि वास्तव में समुदाय में एक नर्सरी है। माता पिता सुबह अपने बच्चों को नर्सरी में छोड़ देते हैं और काम से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें वापस ले आते हैं। इसमें शिशुओं के लिए प्रतिदिन 3 बार भोजन सहित 7,000 रुपये प्रति माह शामिल हैं। राजेश कपूर ने पता पूछा तो पता चला कि वह उनकी बिल्डिंग से नीचे ही था। इसलिए जब मैं यहाँ आया तो मैंने इसके बारे में पूछा। घर में घुसते ही मैंने पाया कि घर बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। फर्श पर चटाई बिछी थी, दीवारों पर प्यारे वॉलपेपर लगे थे और मेरे सिर के ऊपर हाथ से बनी कागज की क्रेनें लटक रही थीं। दोनों शयन कक्षों में छोटे छोटे बिस्तर लगे थे, जिनका उपयोग किंडरगार्टन में झपकी लेने के लिए किया जाता है। जब राजेश वहां था तो बच्चे बहुत अच्छी नींद सोते थे। मेरा अनुमान है कि आपके 30 से अधिक बच्चे हैं। वे सभी लगभग 1 से 2 वर्ष के हैं। लिविंग रूम में स्लाइड, समुद्री गेंदें और अन्य चीजें हैं। इसकी देखभाल 4 मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं कर रही हैं। 2 लोग व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं और 2 लोग शिशुओं की देखभाल के लिए समर्पित हैं। वे केवल तभी खाना खा सकते हैं जब बच्चे खाना खत्म कर लें। वे लगभग 3 वर्षों से यह व्यवसाय चला रहे हैं और उनके सभी बच्चे बीजिंग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। स्नातक होने के बाद वे ऐसा करना बंद कर देते हैं। पहले तो वे सिर्फ बच्चों के साथ समय बिताने आते थे। ये सोचकर कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मैंने एक डेकेयर सेंटर खोला और जितने बच्चों को मैं ले सकती थी, ले लिया। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मेरी स्थिति कुछ विशेष है। वह बच्चों को डेकेयर में ले जाना चाहता है, लेकिन साथ ही वह यहाँ आकर बच्चे की देखभाल में भी मदद करना चाहता है। दोपहर तक वह बच्चों को घर नहीं ले जा सका। दोपहर में जब बच्चे सो गए तो राजेश बच्चे को अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए नर्सरी में ले आया।